हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और वो कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर हम लोग 3 चैप्टर्स बेसिकली पढ़ेंगे। सबसे पहला है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके बाद एटम्स और उसके बाद न्यूक्लियाई। तो ये तीनों चैप्टर्स के अंदर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, इसका एक छोटा सा झलक बेटा ऑलरेडी आप लोग ले चुके हो। कहां पर लिए तो बोले क्लास 11th के जब हम केमिस्ट्री पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर जितना भी चीज आपने पढ़ा है ना, उसका बहुत सारा पार्ट जो है आने वाला है ये कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स में। लेकिन उस समय जो पढ़े केमिस्ट्री के अंदर और अब जो पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर बेटा, वो एक बिल्कुल भी अलग तरीके से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एकदम वही फीलिंग से एसोसिएटेड होगा। सारा चीज जो भी चीज पढ़ेंगे ना, बिल्कुल उसी तरह से प्रैक्टिकली दुनिया में दिखाई जैसे देता है ना हर चीज। जैसे मैं बोलता हूं कैमरा दिख रहा है, ट्राइपॉड दिख रहा है, भैया पंखा दिख रहा है, घड़ी दिख रहा है, कपड़ा लगा हुआ वहां टेबल है, सब कुछ दिखता है जैसे ना, बिल्कुल वैसा ही ये मॉडर्न फिजिक्स भी दिखाई देता है। क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो नहीं दिखता हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन इस तरीके से मैंने देखो दिया है ना आप लोग के लिए, जिससे कि वो जैसे बाकी चीज दिखाई देता है ना प्रैक्टिकली, वैसे ये वाला भी चीज जो है ना वो दिखाई दे। और जिस तरीके से हम लोगों ने पूरा कंप्लीट क्लास 11th फिजिक्स पढ़ा, क्लास 12th फिजिक्स के वेव ऑप्टिक्स तक पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरीके से मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ेंगे और उसके आगे सेमीकंडक्टर्स भी है। ठीक है, अच्छा इसके आगे बेटा एक चीज देखो कहना चाहता हूं कि जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लेक्चर ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसके अंदर जितने भी सारे एक्सप्लेनेशंस है ना, चाहे वो कि पार्टिकल नेचर हो, वेव नेचर हो, उसको विजुलाइज कैसे करते हैं, या फिर आइंस्टीन मास एनर्जी जो रिलेशन होता है इक्वल टू mc², उसका पूरा अच्छे से विजुअलाइजेशन, बहुत अच्छे से उसको समझना, चाहे हम न्यूमेरिकल्स को पूरे कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स में कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो सारे चीज जो है ना उसका बोले तो पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इस लेक्चर 1 के अंदर है। तो चलो यहां से पढ़ाई शुरू करो बेटा अच्छे से, बिना कोई डर भय के साथ। जिन भी बच्चे को डर लगता हो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छे से बस फोकस करके लेक्चर बाय लेक्चर देखते चले जाओ, कुछ भी डर नहीं लगने जा रहा है। ठीक, वैसे ही मस्ती से पढ़ेंगे जैसे हम लोग बाकी लेक्चर्स पढ़ें। चलो तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो है, तो मैटर जैसे क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। मैटर में सब कुछ आ जाता है, मैं आ जाते हैं, है ना, मैं हूं, आप हैं, तो हम लोग सब हैं, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ आ गया, उसके पास मास है, वो कुछ जगह छापता है, ये मैटर है। रेडिएशन क्या, तो रेडिएशन बोल दीजिए या लाइट बोल देते हैं, दोनों सेम चीज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये जो वर्ड है ऑलरेडी हम लोग EM वेव्स में पढ़ चुके हैं, द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EM वेव्स पढ़ें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आया था ना, जी याद करिए, ये वाला बताए थे GXUV IMR का कोडिंग, कि गाड़ी लेकर के XUV मॉडल का आई एम गोइंग टू कहाँ, रांची या फिर रामेश्वरम, है ना, या तो धोनी के घर या तो APJ अब्दुल कलाम के घर रामेश्वरम में। ऐसे बहुत सारे बच्चे कोडिंग में थोड़ा चेंज किए कि गाड़ी लेकर के, गाड़ी नहीं ऐसे डायरेक्ट गाड़ी XUV इन माई रेंज। बहुत अच्छी बात है, आप लोग इम्प्रोवाइज भी करते हो और तो लगता है कि अच्छा देखिए कितने स्टूडेंट जो है इंटरेस्टेड है, और सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, और सिंप्लीफाई फिजिक्स कैसे हो सकता है भाई, ताकि हम बहुत तेज बने। एनी हाउ हमारा टारगेट क्या है, एग्जाम में जाके फोड़ फाड़ करके चले आना, बहुत अच्छा स्कोर करना, चाहे जैसे हो। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग इम्प्रोवाइज भी किए, बढ़िया बात है। तो इसी में विजिबल में हम बोले थे, विजिबल लाइट के अंदर बगल में कोडिंग अल्ट्रा वायलेट, तो इंफ्रा रेड, तो रेड इधर आ गया, वायलेट उसका भी कोडिंग हो गया था, फ्रीक्वेंसी सब कैसे वेवलेंथ वगैरह सब याद भी करा दिए थे। तो ये है, तो ये सारे जो भी रेज ऑफ लाइट है सब इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दे ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, हम जानते हैं ऑलरेडी, कोई भी ले लीजिए, तो चाहे रेडिएशन हम बोलेंगे चाहे लाइट बोलेंगे, दोनों होगा सेम चीज। तो ये रेडिएशन का कहानी हो गया। डुअल नेचर कौन सा, डुअल मतलब दो, कौन सा दो नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, एक है पार्टिकल नेचर, दूसरा है वेव नेचर। तो इसका भी पढ़ेंगे और इसका भी पढ़ेंगे। अच्छा ठीक, आगे देखिए, ये रेडिएशन का पार्टिकल नेचर वेव नेचर, और मैटर या पार्टिकल जो है उसका भी पार्टिकल नेचर वेव नेचर। थोड़ा सा मैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अभी बताने वाला हूं, शुरुआती लेक्चर है ना बच्चों, तो थोड़ा आपको पता है कि है ना, थोड़ा सा फाउंडेशन तो जरूरत होता है, डायरेक्ट है वही टॉपिक उठाकर पढ़े तो टाइम पास जैसा लगेगा ना। वो सुनने के बाद आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा चैप्टर पे, लगेगा कि अच्छा कैसे कैसे जो है ना कहानी चलेगा चैप्टर पूरा। तो इन दोनों का दो दो नेचर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले फील ले लेते हैं, पार्टिकल नेचर और ये आपका वेव नेचर का। मैं कुछ एग्जांपल के तहत आपको बताता हूं। जैसे एक आम है ना, लटका हुआ है, ठीक है, छोटा सा टहनी से। अब हमको क्या करना है, ये आम तोड़ना है, तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो दो रास्ते हैं। दो नेचर समझाना है ना, तो मैं थोड़ा सा एकदम सिंपल करके फिजिक्स को बताता हूँ। देखिए, एक तो पत्थर को उठा लीजिए, पत्थर क्या पार्टिकल नेचर जैसा है ना, पार्टिकल है, और उसको उठा करके यहाँ पर मारिए, धड़ाक से यहाँ लगा, आम टूट गया।
इफेक्ट क्या था, आम तोड़ना था। भाई टूटा कैसे, कौन सा इफेक्ट से वो जो है ना ये हुआ आउटपुट, जो रिजल्ट था क्या, आम तोड़ना है, कौन सा इफेक्ट, तो ये पार्टिकल इफेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। पार्टिकल उठा, हमने मारा, कोलिजन हुआ, टूटा। दूसरा तरीका भी है भाई, डंटा उठाइए, डंटा से यहाँ पे मारिए, धड़ाक से ये टूट जाएगा। एक और इफेक्ट है वो मैं बाद में बताऊंगा। ये जो पढ़ाते तो स्टूडेंट का क्वेरी आता है कि सर ऐसे वाला ये कौन सा इफेक्ट है, मैं बताता हूँ। पहले डंटा वाला देखते हैं। भाई डंटा है, डंडा से भी मारेंगे टूटेगा। आप सोच करके देखो कि डंडा अगर छोटा रखे और एक बड़ा रखे, कौन सा डंडा से जो है ना आसानी से आम टूट जाएगा। सोच करके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, जितना बड़ा डंडा लोगे ना उतना आसानी से ऐसे मारोगे ना वो टूट जाएगा। छोटा डंडा लेकर के देखो, छोटा इतनी वो डंडा लेकर के देखो, बोलो सर ये क्या हुआ है, इतनी डंडा लेकर कैसे देखते, क्या है, मारोगे टूटेगा ही नहीं। तो पता चलता वो ज़्यादा बड़ा डंडा तो आसानी से टूटता है, हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, बोले भाई डंडा से जब मारते हैं टूटता है, तो लेट जब हम डंडा से मारे तो टकराया कितना पार्ट, इतना ही पार्ट कुछ टकराया हुआ वहां पे। तो बोलते भाई पूरा डंडा का क्या काम, जब इतने पार्ट टकराया तो ऐसा करते हैं, जो लकड़ी है ना यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं और बोलते हैं कि भाई इतने टकराए थे तो उसी से मारते हैं। अब सोच करके देखो, उसी से जब मारेंगे तो ये टूटेगा, नहीं टूटेगा। यानी क्या, डंडा पूरा इतना लंबा था, उसी में से इतनी कुछ चीज टकराया तो हम उसी को निकाल लिया और एक पार्टिकल बन गया, और पार्टिकल को मार रहे हैं तो टूट ही नहीं रहा है। यानी कि पार्टिकल नेचर यहां पर काम नहीं किया, लेकिन पूरा डंडा मारे तो टूट गया। तो भाई पूरा डंडा इतना बड़ा ऐसे जाता है, और जितना बड़ा डंडा उतना आसानी से वो टूटता है। कहीं ना कहीं फील नहीं आ रहा है बच्चों कि इतना बड़ा डंडा ऐसे चल रहा हो। भाई पूरा डंडा का इफेक्ट एक पॉइंट पर लगता है, उसको कह सकते हैं कि लहर ऐसे आ रहा हो, यहां से यहां तक वेव नेचर हो कुछ। देखिए ये समझने के लिए बता रहा हूं कि नहीं होता, थोड़ा सा और सिंपल करके फिजिक्स दिखे कि अच्छा वेव नेचर क्या, पार्टिकल नेचर क्या है ना, आसानी से। तो पूरा डंडा का, अब इतनी को लेते हैं, इतनी दूर का जो है लहर ऐसे आएगा, तो भाई नए इफेक्ट उतना दिखो, बढ़ा लेते हैं ज्यादा, तो वो वेव इफेक्ट है। अच्छा ये पूरा जो डंडा है बना कौन चीज है, छोटा 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 पार्टिकल्स उठा करके बना है, लेकिन यहां पर जो इफेक्ट जिसके कारण टूटा तो वो वेव इफेक्ट है। तो ये वेव नेचर को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है, और वो पार्टिकल नेचर। अच्छा एक और चीज जो बोले ना, इसको आम को तोड़ने का रास्ता बहुत सारे बच्चे बोले सर कोई जरूरी ऐसे ऐसे तोड़ेंगे, हम तो ऐसे पकड़े, आम को पकड़ के लटक गए ऐसे तो टूट गया, ये कौन सा इफेक्ट है। तो दिस इज नोन एज अननोन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो है हमको पढ़ना है, बोर्ड्स और नीट यही सब मिला ले तो ठीक है। तो ये इफेक्ट का नाम आप दे दीजिएगा, है ना, मैंने दो सिंपल करके समझा दिया। तो वैसे भी आम टूट जाएगा ऐसा नहीं कि नहीं टूटेगा। ये देखिए ऑलरेडी हम लोग को आता है, फिर भी सुन लीजिएगा, यहां पता चल जाएगा। पता है चैप्टर का नाम ना पहले रेडिएशन का है, बाद में मैटर का है। 1675 में ऑलरेडी आता है, मैं एक बार जो है रिवाइज कर ये बोलता हूं कुछ कुछ पार्टिकल और वेव नेचर को लेकर। 1675 में न्यूटन पहली बार आते हैं और न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी देते हैं, बोलते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और छोटा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पहली बार बात की 1675 में। छोटा छोटा पार्टिकल्स, और उस पार्टिकल का बोले क्या वो कर्पसल्स है, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किए। लेकिन कुछ पता है ना, अब जैसे जैसे दुनिया आगे चलते चला जा रहा है, कुछ सही भी होता है तो कुछ ड्रॉबैक भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो न्यूटन बोले वो दो ड्रॉबैक हो गया। वो जो अपना थ्योरी बोले कि लाइट जो है ना, अभी देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि डेंसर मीडियम जो होता है उसमें लाइट थोड़ा सा स्लो चलता है, रेयर मीडियम में स्पीड चलता है, ये सही भी है, अभी हम जानते हैं। उस समय जो न्यूटन बोले इसका जस्ट ऑपोजिट बोले डेंसर में ज़्यादा चलता है, रेयर में कम चलता है, जो कि क्या हो गया, ड्रॉबैक, गलत। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1690 में हाइगन्स जो है अपना वेव थ्योरी दिए, तो वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बोले। देखिएगा ध्यान से, ये लाइट के बारे में बात की, ये लाइट के बारे में बात की, यानी क्या, लाइट मतलब रेडिएशंस के बारे में बात कर रहे हैं अभी तक। हाँ तो दुनिया स्टार्ट कहाँ से हुआ, रेडिएशन से। तो पहले रेडिएशन है ना, बाद में क्या करेंगे हम लोग, मैटर करेंगे। अच्छा ठीक, तो ये क्या हाइगन्स वेव थ्योरी जो है, तो हम लोग को पता है कि हाइगन्स प्रिंसिपल जो पढ़े थे कि लाइट जो है ट्रैवल करता है ना, और उसके बाद किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग सारे जो भी है लाइट का पार्टिकल्स उसको वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस, उसको जब ज्वाइन करते हैं वेव फ्रंट कहलाता है, पढ़ चुके हैं। तो ये बोले कि भाई एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द वेव फ्रंट, हर किसी भी नैनो लेवल पे भी घसक करके कोई पॉइंट ले लो, एनर्जी वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है वेव नेचर। जैसे कि डंडा पूरा ऐसे चल रहा था और डंडा का इफेक्ट एक जगह पे लग रहा था, तो पूरा डंडा चल करके पूरा डंडा का इफेक्ट लग रहा था। किसी भी पॉइंट पे आप हल्का सा भी घसको, उसका इफेक्ट था टूटने में, आम टूटने में, हल्का सा भी घसको, नैनो लेवल में घसको, भैया उसका इफेक्ट था। तो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन था, वेव इफेक्ट डंडा वाला जो है। तो यहाँ पर वही है, आगे चल करके देखें कि कैसे ये जो है ना पार्टिकल नेचर जब बताए
कौन साइंटिस्ट बताए, कैसे वो अलग बताए, ठीक। तो वेव फ्रंट पर एक सरफेस, इमेजिनरी सरफेस में कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन था, तो ये वेव नेचर ऑफ लाइट। फिर हाइगन्स एक और चीज बोले जो कि बाद में गलत हो गया, उनका ड्रॉबैक भी है ये। वो बोले कि लाइट जो वैक्यूम में ट्रैवल करता तो उसके लिए एक मीडियम का जरूरत है, वो हाइपोथेटिकल मीडियम, ईथर वाला कॉन्सेप्ट जो दिए थे वेव ऑप्टिक्स से शुरुआती लेक्चर में बड़ा डिटेल से बताए थे हम। तो बोले ईथर एक जो हाइपोथेटिकल मीडियम होगा उसका रिक्वायरमेंट होता है ट्रैवल करने के लिए वैक्यूम में, जो कि बाद में गलत हो गया। बाद में मैक्सवेल आए 1865 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो दिए, बोले कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बोले कि लाइट को जो है भाई वैक्यूम में ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है। तो क्या हुआ, ईथर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी यहाँ गलत हो गया 1865 में। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो है कॉम्बिनेशन रहता है। ईएम वेव्स में पढ़े तो वो कौन सा नेचर हो गया, वेव नेचर ऑफ लाइट। 1801 में देखिए थॉमस यंग आकर के यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किए, YDSE जो पढ़े, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे एक्सपेरिमेंट पार्टिकल नेचर पर एक्सप्लेन नहीं था, किस पे था, वेव नेचर ऑफ लाइट पे। तो देखिए लाइट लाइट लाइट, ये भी क्या है, लाइट, यानी दुनिया चल रहा था रेडिएशन 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 का कॉन्सेप्ट से 1865 में। इसके बाद कहानी आगे चलता है, आता है अपना मॉडर्न फिजिक्स। शुरुआत हुआ है 1887 में। हर्ट्ज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोले ना 11th का केमिस्ट्री में पढ़े, यहाँ पर तो पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में भी है सारा कुछ जो भी यहाँ देख रहे हो आप सब। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का किए भाई। फोटो मतलब फोटोन्स, फोटोन्स मतलब लाइट। मैं इसी टाइम पास के लिए बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा से डीप में अंदर पढ़ेंगे ना। फोटो मतलब फोटोन्स, फोटोन्स मतलब लाइट, लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फोटो आया यानी लाइट आया, इलेक्ट्रॉन्स निकला तो यानी करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये है। तो हर्ट्ज पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किए। ये जो है कौन सा एक्सप्लेनेशन पे जा रहा था, कोलिजन, जब लाइट आया टकराया उसके बाद इलेक्ट्रॉन फेंकाया। ये जो हम लोग तो सिंपल करते, कोई नहीं, कोई पत्थर आता है, बचपन में किए भी होंगे, स्कूल से आते वक्त पैर से मारते थे, तो कोई पत्थर से ऐसे मारते 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 घर आते थे। वो क्या करते थे भाई, लिए ऐसे पत्थर रखा, मारे, कितना स्पीड से फेंकाया भाई। कहीं कहीं हम लोग भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही बचपन में कर रहे थे। भर से बात अलग है, दिमाग उतना है नहीं, इसलिए हम लोग का नाम यहाँ पर आया नहीं। इन सब के पास दिमाग था, नाम आ गया। बट हम लोग तो कर ही रहे, मारते हैं, फेंका जाता है। ये भी वही बोले भाई, लाइट आता है उसमें मारता है, उसके अंदर पार्टिकल नेचर, फोटोन्स के बारे में भी जिक्र किए, मारे फेंका गया इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या चीज बोले, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का एक्सप्लेनेशन था। लाइट मतलब रेडिएशन, हाँ दुनिया अभी रेडिएशन में चल रहा है। ठीक है, 1900 कुछ साल के बाद, 3 साल के बाद प्लैंक आए, क्वांटम थ्योरी दिए। ये भी जो एक्सप्लेनेशन है क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी बोले लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। एक्चुअली में कोई पार्टिकल होता नहीं है, बिहेव एज कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, उसका नाम दिए फोटोन्स। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये क्या हुआ, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट मतलब रेडिएशन। अच्छा, 1905 में आइंस्टीन आए। देखिए को बड़ा मस्त चीज बताने वाला हूं आप लोग को, बड़ा मस्त। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंट कौन किए, हर्ट्ज। प्लैंक आकर के बोले कि भाई क्वांटम थ्योरी क्वांटाइज्ड होता है, अभी बताएंगे आगे चल करके कि लाइट कंसिस्ट ऑफ छोटा 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 पार्टिकल, उसका नाम दिए फोटोन्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को मिला करके आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किए। देखिए जितने भी फिजिसिस्ट होते हैं ना, उनका मैथ्स बहुत तगड़ा होता है। न्यूटन फिजिसिस्ट, फिजिक्स के रूप में आप जानते हैं ना, कैलकुलस का खोज वही किए, dy/dx। अब कैलकुलस पता है, मैथ्स का कहता गर्दा चीज है। तो ये क्या किए, एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फोटो, ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी, मैथमेटिक्स लगा दिए, पूरा पूरा मैथमेटिकल इक्वेशंस में डाल दिए, मैथमेटिकल इक्वेशंस लगा दिए। क्या हो गया पता है, नोबेल प्राइज। ठीक है, 1905 में दिया, 1921 में नोबेल प्राइज हो गया, सीधे लिख गया। तो ये चीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ, यहां तक जो गाड़ी चल रहा था ना, तो ये भी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है, तो कोलिजन वाला ही है, पार्टिकल टू पार्टिकल। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का एक्सप्लेनेशन हुआ। तो यहां तक क्या था, 1905 तक लाइट लाइट लाइट, कोई वेव नेचर कोई पार्टिकल नेचर। अब यहां पर क्या, पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल। तो हम कह सकते हैं कि लाइट का 2 नेचर, यानी कि रेडिएशन का 2 नेचर, पार्टिकल और वेव, दोनों एक्सप्लेन हो गया यहां तक। तो 1924 में ना डी ब्रोगली, देखिए ऐसे भी बोल देते हैं, लेकिन ना एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो इसका डी ब्रॉय, क्या है, डी ब्रॉय। तो कभी मेरे मुंह से डी ब्रॉय निकल जाए, कभी डी ब्रोगलिस भी निकल जाए, तो आप समझ लीजिएगा। तो डी ब्रॉय आते हैं, वो बोलते हैं क्या, मैं आपको थोड़ा दूसरे रूप में समझाता हूं। हाँ, ये क्या बोलते हैं, आइंस्टीन महान साइंटिस्ट है, प्लैंक भी महान साइंटिस्ट है, हर्ट्ज भी महान साइंटिस्ट है, और सारे साइंटिस्ट महान है।
बोलेगा अच्छा वो ऐसा बोले थे, भाई ऐसा बोले नहीं थे मैं आप लोग को थोड़ा सिंपल करके बता रहा हूँ कि डी ब्रॉय आए बोले सब साइंटिस्ट महान है, सब बोल रहे हैं लाइट के बारे में कि लाइट में पार्टिकल, लाइट में वेव, मतलब लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स भी और लाइट इज ए फॉर्म ऑफ वेव भी, और लाइट चलता है। देखिएगा 3 वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस लेकर के बच्चों कुछ साइंटिस्ट जो है ना अपना पीएचडी का थीसिस में जो है ना लिख देते हैं। क्या क्या वर्ड बोलना देख रहे, पार्टिकल, वेव और लाइट चलता है, 3 वर्ड को उठाए, बोले भाई कोई भी पार्टिकल चलेगा और वेव जैसा बिहेव करेगा, वही वर्ड को उठा उठा कर करके अपना हाइपोथेसिस में लगा दिए। बोले भाई जो साइंटिस्ट सब महान है वो सब लाइट 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 रेडिएशन के बारे में बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पार्टिकल चलेगा, वेव लाइट के लिए ही बोले भाई पार्टिकल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम ही लोग ले लीजिए। तो यानी हम लोग पार्टिकल तो हैं, उठा के दौड़ा दे कोई तो मेरे में वेव कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। ये पूरा हाइपोथेसिस लगा दिए। कहाँ से ये मोटिवेशन कहाँ से लिए थे, वही सबका थ्योरी से कि भाई सब साइंटिस्ट महान है, तो महान है तो हो गया। तो ये किसके बारे में बोले पता है, ये लाइट के बारे में नहीं बोले, लाइट के बारे में तो ऑलरेडी मेरे पास थ्योरी था, ये बोले पार्टिकल के बारे में, यानी किसके बारे में, मैटर के बारे में, बाद में बोले 1924 में। तो बोले सब महान, तो ऐसा करते हैं हम अपना पीएचडी का हाइपोथेसिस में वही देते हैं। तो ये पता क्या बोले, पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर तो होगा ही, लेकिन भैया जब वो चलता है ना तो वेव कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर आ जाता है। पूरा पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में सिलेबस में है। तो डुअल नेचर ऑफ क्या हो गया, मैटर। तो ये क्या है देखिए जरा, पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ मैटर आ गया, 2 नेचर। 1924 में ये बोले, तो ये टीचर इनके स्टूडेंट थे डेविसन एंड जर्मर। ठीक 3 साल के बाद ये क्या किए, बोले सर देखिए आप मेरे टीचर हैं, बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो आपने जो थीसिस दिया है ऐसा करें सर, हम उसको एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई कर दे तो आपका भी नाम हो जाएगा, मेरा भी नाम हो जाएगा। तो कोई भी टीचर ऐसा कभी मना करेंगे, बोले वाह बहुत अच्छी बात है, ये तो आप खोज दो, करो 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 एक्सपेरिमेंट, कोई दिक्कत नहीं। वो एक्सपेरिमेंट करके उनका थीसिस जो है वेरीफाई कर दिया, बोले वाह, अब क्या हुआ, दोनों अमर हो गए। तो दुनिया सब बोला कि यार टीचर तो थीसिस दिए, स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर दिया, इसका मतलब जो टीचर ने थीसिस दिए वो सही दिए दोनों का नाम क्या हो गया, अमर। तो 1927 में डेविसन जर्मर जो है एक्सपेरिमेंटली कंफर्म डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये सारे कुछ हमारे सिलेबस के अंदर है बच्चों, एक ओवरव्यू मिल गया होगा, थीम पता चला होगा चैप्टर का। तो ये 1927 में ये एक्सपेरिमेंटली कंफर्म के मैटर का डुअल नेचर। 1 साल के बाद जो है ना जे थॉमसन, पता है इलेक्ट्रॉन का खोज किए, उनके बेटे जीपी थॉमसन, वो देखिए पिताजी क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में खोजे। ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बोले कि भाई तुम पार्टिकल हो, तुम दौड़ जाओ, तो दौड़ा दिए इलेक्ट्रॉन को, बोले वेव नेचर आ गया। तो जो है ये भी एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किए डुअल नेचर ऑफ किसका, पार्टिकल का यानी मैटर का। तो लेकिन क्या बात है, पहले खोजे तो इनका नाम है यहाँ पर थोड़ा है ना ज़्यादा हाईलाइटेड। तो ये हो गया पूरा राम कहानी। चलते हैं अब आगे की ओर। टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स होता है ना, एक है मासलेस पार्टिकल, दूसरा है मैसिव पार्टिकल्स। मैसिव पार्टिकल्स ये आसान होता है समझना, ये बड़ा मुश्किल होता है समझना, लेकिन कोशिश करेंगे समझने का। और जो भी कॉन्सेप्ट मैं बोलूँगा वो विद इन द सिलेबस, यानी कि बोर्ड्स नीट जेईई का जो पैटर्न वो है सिलेबस है जो उसके अंडर में रह करके बोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना बहुत सारा जगह पे थोड़ा सा ऊपर भाग जाता है। तो कहीं कहीं थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाऊँगा ताकि बस समझाने के लिए, लेकिन क्या है नीचे रह करके हम लोग देखें, क्योंकि वो सब सिलेबस में है नहीं तो बेकार है उसको पढ़ना। देखते हैं मैसिव पार्टिकल्स मतलब ऐसा पार्टिकल जिसके पास मास हो। भाई हम हैं, है ना, मैं हूं तो मेरा कुछ मास है, 70 kg मेरा है, ठीक। तो इसका रेस्ट मास मतलब मैं जब रेस्ट में हूं तो मेरा मास है 70 kg, तो 0 तो नहीं है, तो रेस्ट मास नॉट इक्वल टू 0 होता है। एग्जाम्पल्स मैं, आप, है ना, सब हम लोग हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब आ जाता है मैसिव पार्टिकल्स। एक आता है मासलेस पार्टिकल, ये नाम में गजब है, मासलेस यानी ऐसा पार्टिकल जिसके पास मास नहीं है, और हम लोग ना उसके मास के बारे में बातों करते हैं। गजब हालत है, मैं बोलूँ कि मैं हूँ, अब मैं बोलूँ मैं नहीं हूँ, तो ये दोनों चीज़ में पढ़ते हैं। तो सीखना पड़ेगा कि जब मैं हूँ तो क्या हूँ, अब मैं नहीं हूँ तो मैं क्या नहीं हूँ। ये चीज़ यहाँ रेस्ट मास, मासलेस पार्टिकल का रेस्ट मास जो क्या होता है 0। रेस्ट मास को ना अक्सर हम लोग डिनोट करते हैं m0 से। जो पता है अभी तो मेरे पास जैसे रेस्ट्रिक्शन है कि विद इन द सिलेबस रह करके बोलना है, पूरा लेक्चर्स वगैरह सब खत्म हो जाए उसके बाद ना मैं बोल देता हूँ ऐसे, आप लोग को है ना बोलने का इच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम सुने होंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका थोड़ा थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट अगर पूरा थोड़ा सा इक्वल टू mc स्क्वायर बड़ा हाईलाइटेड इक्वेशन जानते जरूर होंगे, उसका अगर प्रूफ से रिलेटेड ना थोड़ा विजुअलाइजेशन सिंपल करके कम से कम कुछ वीडियो जरूर बना दो, ताकि कभी आप लोग देखना चाहें ना तो उसको जरूर देख करके फीलिंग ले सके इसका, है ना। यहाँ पर तो नहीं बोल सकते वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और सिलेबस थोड़ा बाहर चला, अलग से बना दूंगा।
तो देखिए मासलेस पार्टिकल का रेस्ट मास होता है 0। इसका एग्जांपल जैसे फोटोन पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब पार्टिकल का रेस्ट मास नहीं होता है, ये सब हमेशा चलते ही रहता है। किस स्पीड से? देखिए दे ऑलवेज मूव विथ स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। इट्स वेलोसिटी कैन नेवर बी लेस देन और ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। ये सारे पार्टिकल का कभी भी लाइट से का जो स्पीड होता है उससे थोड़ा सा भी ग्रेटर नहीं, थोड़ा सा भी कम नहीं हो सकता है। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या है, दिस कैन नाइदर भी, ये मासलेस वाला जो है ना फोटोन्स जनरली जो है, दिस कैन नाइदर बी एक्सेलरेटेड और डिसलेटेड बाय अप्लाइंग फोर्स। और मैसिव पार्टिकल्स में जैसे मैं है ना, मैं खड़ा हूं, रेस्ट में है, हमको कोई मार दे धक्का तो हम फेंका गए, मेरा स्पीड बढ़ गया, तो मेरा स्पीड बढ़ सकता है। मैं साइकिल चला रहा हूं 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, कोई मार दे धक्का तो हम फेंका भी गए। कोई साइकिल चला रहे, कोई पकड़ के खींच लेता, हम रुक भी जाएंगे। तो मेरा स्पीड कैन बी इंक्रीज, कैन बी डिक्रीज बाय अप्लाइंग फोर्स इधर। लेकिन इसका जो है ना फोटोन्स वगैरह का कुछ भी ना एक्सेलरेट ना डिसलेरेट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स। अच्छा ठीक है, यहां तक तो कहानी समझ में आया। ये गजब का बात हो गया, मासलेस पार्टिकल बोल रहे हैं, मास नहीं है। अब टॉपिक क्या लिख रहे हैं? मास ऑफ मासलेस पार्टिकल। नहीं लगता है यहां भूत है या यहां भूत नहीं भी है, दोनों को बताओ। तो होता क्या है कि जो मासलेस पार्टिकल है जैसे फोटोन्स, बार बार मैं फोटोन्स इसलिए बोलूंगा ताकि जो है ना कम से कम सिलेबस में जो है उसी को चीज हम सीख पाए, ठीक है। जो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से चलते रहता तो उसका रेस्ट मास नहीं है, लेकिन जब वो चलता है ना तो उसका मास हो जाता है। इसका क्या मतलब है? सर यहाँ आदमी नहीं है, बहुत अच्छी बात, ना उसका हाथ है, ना पैर है, ना कान है, कुछ नहीं। जब वो चलने लगता है तो उसका हाथ बनने लगता है, उसका पैर बनने लगता है, कुछ होने लगता है। ऐसा होता है क्या? मास बनने लगा। तो ये जो है ना मास नहीं है और मास बनने लगा, इन दोनों के पीछे एक्चुअली रीजन क्या होता है वो मैं बताऊंगा। एक्चुअली मास का नहीं, एनर्जी का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। फीलिंग जब आएगा ना तो गजब मजा आएगा समझने में। अभी मैं लिखता हूं आप लोग को मास ऑफ मासलेस पार्टिकल क्या होता है। तो इट इज गिवन बाई m इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। अब देखिए ये लिखने के लिए तो मैं लिख दिया, बोलोगे सर कैसे? ये जो फैक्टर देख रहे हो √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ये आइंस्टीन जब अपना इक्वल टू mc स्क्वायर जो क्रांतिकारी फॉर्मूला जो है ना मॉडर्न फिजिक्स का जो 20वीं शताब्दी में दिए हैं, उसके अंदर डेरिवेशन के अंदर जो है ना ये वाला आता है। जब वो अपना जो है लॉरेंस, कुछ है बच्चों लॉरेंस, आप पढ़े होंगे लॉरेंस फोर्स, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लगा करके बनाते, तो उसके अंदर ये वाला जो चीज़ है ये फैक्टर वहीं पर आता है। ये क्या है? रेस्ट मास। और ये वाला क्या है? मूविंग मास। यानी जब चलने लगता है तो उसके पास मास होता है। एक्चुअली में बोलते हैं मास होता है, लेकिन भाई मास ऐसा नहीं होता है। वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट, लेकिन आप समझिए फिलहाल। अब देखिए ये है स्पीड, यह है स्पीड ऑफ लाइट जब चलने लगा। तो अगर हम फोटोन्स की बात करते हैं मान लीजिए, तो फोटोन्स जो है वो चलता है किस स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट से। अच्छा तो यहां पर पुट करके देखिए कि अच्छा भाई स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, वेलोसिटी है, तो क्या होगा? तो रेस्ट मास। अब देखिए जैसे फोटोन्स के बारे में बात की तो फोटोन्स का हमको पता है कि m0 कितना होता है? 0। तो भाई ये 0 और √1 माइनस v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, तो ये c स्क्वायर। क्या आएगा आंसर? देखिए जरा 0 c स्क्वायर कट गया, 1 माइनस 1 √0, ये भी क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए 0/0 क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है, अनडिफाइंड। पता है इसको क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट यानी कैनॉट बी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी कैनॉट बी डिटरमाइंड। जैसे लिमिट्स जो पढ़े होंगे मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे 0/∞, ∞/0, 0/0, ∞/0, सब क्या होता है? सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म से। तो भाई फोटोन्स जो है जो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है बहुत खतरनाक स्पीड से, तो उसका मास क्या हो गया? गजब हालत है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी कि कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो एक्चुअली में क्या होता है, यहां पर इस एक्सप्रेशन को जब आप देखोगे, यहां देखना ये मास इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा कुछ लग रहा है। अगर यहाँ प्लस ही रहता, माइनस नहीं रहता, तो हमको पता है कि वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना तो मास घटते चला जाएगा। लेकिन रूट के अंदर यहाँ पर माइनस लगा होगा। क्या लगा हुआ? यहाँ माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी स्पीड जब बढ़ेगा ना तो है माइनस, तो ये वाला घटेगा नहीं, ये वाला भी क्या होगा? बढ़ेगा, माइनस साइन के कारण। तो जैसे जैसे स्पीड ऑफ द पार्टिकल बढ़ते चला जाता है तो मास भी उसका क्या होते चला जाता है? बढ़ते चला जाता है। जनरल जो पार्टिकल कोई ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, ये सब जैसे है ना, तो उसको बोले बहुत खतरनाक स्पीड से जा रहा हो तो भाई उसका मास एक्चुअली बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो होता क्या होगा सोचो जरा सा, जैसे बोलते हैं ना कोई पार्टिकल रेस्ट में हो तो उसके पास स्टोर्ड एनर्जी कुछ होता है,
रेस्ट में हो। जैसे मान लीजिए मैं हूं भाई, मैंने खाना पीना खाया हुआ, मैं हूं तो मेरे पास कुछ तो ताकत है, स्टोर्ड एनर्जी। अब मैं चलने लगूं तो मेरे पास क्या हुआ, जो स्टोर्ड एनर्जी था, और जब चलने लगे तो काइनेटिक एनर्जी आ गया, जो हमको समझ में आता है क्लासिकल फिजिक्स के जरिए। भाई चलने लगे तो काइनेटिक एनर्जी, तो बोलते जब चलने लगे तो टोटल एनर्जी मेरे पास काइनेटिक और प्लस जो स्टोर्ड एनर्जी मेरे अंदर था दोनों हो गया ऐड, टोटल एनर्जी। तो बोले क्या जब चलने लगे तो मेरे पास टोटल एनर्जी बढ़ गया। आइंस्टीन ने E = mc² जो दिया तो बोले कि एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास, मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। एक्चुअल में जब मोशन में आता है ना तो उसका एनर्जी बढ़ जाता है टोटल, तो हम लोग एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास, तो हम बोलते हैं मास बढ़ जाता है। ये आप डायरेक्ट जो है इस चीज को दिमाग में रखना बच्चों, डायरेक्ट, क्योंकि नहीं होता, इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। बोलने के लिए तो मैं 3-4 घंटा इस पर बोलूं पूरा प्रूफ कर करके, लेकिन क्या सिलेबस से बाहर हो जाएगा, तो आप ऐसे समझना, ठीक। तो मास इंक्रीजेस विथ स्पीड बहुत, लेकिन स्पीड बढ़ते 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 मास बढ़ते जा रहा है। एक्चुअली में क्या है, एनर्जी बढ़ते जा रहा है। रेस्ट मास यानी कि स्टोर्ड एनर्जी, जब पार्टिकल रेस्ट में है तो उसके पास कितना एनर्जी। ये वाला क्या है, जब स्पीड मोशन में आया तो टोटल एनर्जी बढ़ जाता है, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास, तो हम लोग बोलते हैं कि मास बढ़ गया, ये मूविंग मास हो जाएगा। अच्छा, लेकिन बढ़ते बढ़ते अगर स्पीड ऑफ लाइट से कोई पार्टिकल अगर चलने लगा तो भाई जस्ट एग्जांपल है फोटॉन्स, तो उसका मास हो जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे फोटॉन्स का जो मास होता है क्या होता है, आया इनडिटरमिनेट लेकिन इसका मास होता है, तो हम लोग कैलकुलेट करने का तरीका जो है बदल जाता है बच्चों। हम लोग बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हियर मैं यहां पे लिख दो, पता है क्या लिखूं, सो देखिए इनडिटरमिनेट तो है, सो मास, सो मूविंग मास ऑफ ए फोटोन is expressed in terms of energy, क्योंकि पता है कि कोई भी चलता है कोई भी चीज ना तो उसका एनर्जी बढ़ जाता है। जैसे कि नहीं, बहुत बार मैं बोलता हूं आप लोग को, क्रिश मूवी आपने देखा है ऋतिक रोशन को, है ना, और चाहे अपने में फील कर लीजिए, आप खड़ा हो जाइए, ठीक है, मैं रेस्ट में हूं, मैं आपको मारूं तो कितना चोट लगेगा ना, ये सबको समझ में आता है। किसी को फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं इसके लिए कि मैं रेस्ट में खड़ा हूं, मैं मारूं कितना कसके चोट लगेगा। लेकिन अगर मैं दौड़ते हुए आऊं उसके बाद मारूं, कसम से बता रहा हूं चोट बहुत खतरनाक लगेगा, जहां लगा हड्डी उड्डी टूट भी सकता है, बहुत दौड़ते हुए अगर आऊं तो। यानी जब मोशन में कुछ आता है तो उसका एनर्जी बढ़ जाता है, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास, तो हम लोग बोलते हैं भैया मास बढ़ गया, ठीक है, ये मतलब हुआ। तो हम लोग बोलेंगे ना फोटोन चल रहा बहुत खतरनाक स्पीड से, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हाउ वी विल फाइंड उसका जो मास है, तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के रूप में हम उसको एक्सप्रेस कर देंगे। बहुत छोटा चीज था लेकिन ये जबरदस्त चीज है, हेल्प करेगा पूरा मॉडर्न फिजिक्स को जो है ना ये करने में, समझने में। देखिए मीनिंग ऑफ E = mc², ये आइंस्टीन मास एनर्जी जो है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, E = mc², जहां पर c स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा ठीक है, इसका ना 3 मीनिंग एक्चुअली है, सब कुछ सिलेबस के अंडर रह करके मैं बात करूंगा। सबसे पहला जो है वो है क्या, कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये जो देख रहे हो आप पूरा हमको न्यूक्लियस चैप्टर के अंदर, न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर पूरा इस पर तो न्यूमेरिकल है, पूरा डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कि कोई मास मेरे पास दिया हुआ है, अगर इसको पूरा का पूरा कन्वर्ट कर लिया जाए, कन्वर्टेड, ठीक है, इनटू एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर लिया जाए तो कितना एनर्जी होगा, तो बोलता है E, जो भी मास m है ना उसको c² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना एनर्जी जूल में आ जाएगा। पढ़ने को आदमी पढ़ लेता है, लिखने को लिख लेता है, लेकिन समझंती विद्या इससे पूरा गायब हो जाता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा झलक बता दूं, जो कि न्यूक्लियर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1 kg कोयला ले लिए, यानी कि मेरे पास मास हो गया, ठीक है। 1 kg कोयला को जब जलाते हैं तो खाना पकता है, कितना देर खाना पकता है, कितने आदमी का हम खाना बना सकते हैं, ये सब को समझ में आता है फिजिक्स। 1 kg कोयला, 2 kg कोयला ले ले, उसको जलाएं तो ज्यादा आदमी का खाना बन सकता है ना, ज्यादा देर तक कोयला जलेगा। तो बोलते हैं भाई कोयला जल रहा है और खाना यानी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्या सच में कोयला 1 kg कन्वर्ट हो गया था पूरा एनर्जी में, जिससे हम खाना बना पाए? ये सवाल है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके ना नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कर सकते हो, भाई कुछ नहीं, इससे रिलेटेड चीज कि सर इसका मतलब समझ में आया या नहीं आया। सच में पूरा 1 kg जो कोयला है वो पूरा जल जाता है और उसके बाद पूरा जो है जल ही गया, खाना बना। क्या पूरा कोयला जो मास 1 kg हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी या हैज नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, या पार्शियली गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी?
ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो इसे पता चल जाएगा कि भाई सच में हमारा चीज़ समझा हुआ है या कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ भी देखेंगे। एक्चुअली में क्या होता है पता है, ऐसा नहीं है कि 1 kg कोयला लिए और वो जो जलाते हैं और एनर्जी जो निकलता है वो पता है, कोयला मतलब क्या, कार्बन है ना। कार्बन जब वो जलता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जला, तो हमको पता है C+O2 क्या हो जाता है, CO2 है ना, गैस बन गया, पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है कुछ हीट रिलीज हुआ, हीट क्या कुछ रिलीज हुआ, पता है इससे हम लोग खाना बना लेते हैं। इससे क्या बनते हैं खाना बनाते हैं। जब कोयला लेते हैं जो उसको जलाते हैं, पता है वो जो हीट से हम लोग खाना बनाते हैं ना, वो क्या है भाई, वो पता है वो कोयला का जो मास है वो कन्वर्ट एनर्जी में नहीं हो रहा है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, अच्छा से समझा हुआ नहीं है मेरे को रिलेशन। एक्चुअल में क्या है देखिए जरा, ये कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, और ये ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 ग्राम, देखिएगा जरा यहाँ, और यहाँ पर वही 12 और 32 इधर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 44 है ना, 44। तो देख लीजिए कंजर्वेशन ऑफ मास है भाई, इनपुट साइड और आउटपुट साइड, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। गौर करके देखोगे जब कोयला हम जलाते हैं तो और खाना पका रहे हैं तो भाई इधर भी 44 इधर भी 44, कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो भाई ये एनर्जी जो खाना बनाई तो कोयला तो कुछ कन्वर्ट ही नहीं हुआ, यानी पता है उसमें कुछ भी कन्वर्ट नहीं हुआ। सच्चाई में अगर जो है ना मास अगर ले लें 1 kg कोयला, 1 kg, और उसको अगर कन्वर्ट किया जाए एनर्जी में तो कितना एनर्जी होगा ना, वो ड्रास्टिक होगा। यहाँ पर रख करके कैलकुलेट कर लो, 1 kg यहाँ रखो, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर करो, 9 × 10⁻, कितना आ जाएगा 16, उतना जूल ऑफ एनर्जी रिलीज होगा अगर सच में ऐसा हुआ। आज तक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं बना कि पूरा 1 kg कोयला को कोई जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। अगर कर दे तो क्रांति आ जाएगा। दिल्ली जैसा शहर में पता नहीं कितना दिन तक जो है ना पूरा दिल्ली शहर जो है आराम से बिजली का कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ऐसा हुआ तो। थोड़ा सा 1 ग्राम कुछ ग्राम का कन्वर्जन हुआ था तो हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए थे, = mc² फॉर्मूला का उसमें यूज हुआ था, कितना मास का अगर कन्वर्ट करते हैं तो कितना एनर्जी। और आइंस्टीन उसके बाद पछताए भी थे कि यार लग रहा है मैंने गलत फॉर्मूला दे दिया क्योंकि इसका गलत यूज हो गया। वो है उसका मतलब, ठीक है। ये तो एक्चुअली बोलो सर ये खाना पक रहा है, ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है, ये रिएक्शन के वजह से जो एनर्जी हो रहा है ना कार्बन और ऑक्सीजन, उसके वजह वो रिएक्शन एनर्जी से हम खाना बनाते हैं, कन्वर्जन एनर्जी नहीं है, तो ये अलग चीज है। अच्छा, = mc² का एक मतलब हुआ। दूसरा मतलब देखते हैं, इस पर तो पूरा न्यूमेरिकल भी आगे सॉल्व करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब रेस्ट में होता है तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो लेट रेस्ट मास उसका जो है m0 कुछ है, तो रेस्ट में है तो उसके पास स्टोर्ड एनर्जी कितना होगा, तो हम लोग बोलते हैं क्या, रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी ये लेट इट बी E0 नाम दे देते हैं। तो ये क्या इसी रिलेशन से निकलता है जो कि m0c² करते हैं, तो हमको इससे पता चल जाता है कि अच्छा कोई बॉडी का कोई ऑब्जेक्ट हो उसका रेस्ट मास कुछ है तो उसके पास कितना स्टोर्ड एनर्जी है। हालांकि पता है ये मैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ये बोल रहा हूँ जिससे कि समझ में भी आ जाए, ठीक है। इसके अंदर का कहानी बहुत डीप होता है, वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे ना तब जाके समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं इतने दूर में बताता हूँ। रेस्ट मास है कितना उसके पास स्टोर्ड एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये फीलिंग जो है ना हमारे लिए रेस्ट मास ना क्लासिकल में अगर हम लोग बात करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी टाइप का ये फीलिंग देता है कि कोई भी बॉडी है रेस्ट में किसी हाइट पे रखा हुआ है तो कितना एनर्जी उसमें स्टोर्ड है। तो क्लासिकल में अगर चले जाएंगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी टाइप का फीलिंग देता है, तो वो एनर्जी किससे निकालते हैं, इसी से निकालते हैं। अच्छा, तीसरा भी जो इक्वेशन उसका मतलब होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब मोशन में है तो वो क्या हो सकता है, बहुत हायर स्पीड से चल रहा हो या स्पीड ऑफ लाइट से ही चल रहा हो, है ना। तो भाई व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन तो क्या करते हैं, तो मैं अगर फोटोन्स का उदाहरण लूं तो हमको पता चल गया कि भाई फोटोन्स का जब ऑब्जेक्ट इज इन मोशन स्पीड ऑफ लाइट से अगर चल रहा है तो मास तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जब डिटरमाइंड फोटोन्स का मैं बात कर रहा हूं, अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, किस रिलेशन से, इसी रिलेशन से, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, एग्जांपल मैं लूंगा फोटोन्स का, क्योंकि मेरे सिलेबस में फोटोन्स का है तो इसीलिए मैं जिक्र करता हूं। हालांकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह ना, रिलेटिविस्टिक सब बहुत सारा चीज आएगा जो सिलेबस से बच्चों बाहर हो जाएगा, तो मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। एग्जाम्पल फोटोन्स, तो फोटोन्स का जो है मास इनडिटर्मिनेट हो जाता है, तो मूविंग मास, ठीक है, मूविंग मास ऑफ ए फोटोन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, expressed in terms of energy
एज कैसे एक्सप्रेस करते हैं पता है, m इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा पता है, सी स्क्वायर। मतलब E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का देख लो एप्लीकेशंस, देखो इधर भी है जो कि न्यूक्लियाई चैप्टर में, ये दोनों का यूज तो हमारा इसी चैप्टर के अंदर है तो हम यूज करते रहेंगे। ये m इक्वल टू ई बटे सी स्क्वायर क्या है बच्चों, मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो बढ़िया से। देखिए ये जो राइट साइड वाला जो मैंने लिखा ना, m इक्वल टू क्या लिखा, E डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। आइंस्टीन ने बोला क्या पता है कि मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास। लेकिन क्या है भाई, यूनिट्स कन्वर्जन में देखें तो ठीक है, तो मास का जो होता है वो केजी है, ऐसा यूनिट एनर्जी का तो जूल है। तो भाई ये दोनों तो इक्वल तो नहीं लगा सकते हैं, इक्विवेलेंस ठीक है, इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, एक ऐसा कोई कांस्टेंट यहां लगा दो ताकि जो है मतलब प्रोपोर्शनैलिटी अगर हो, मास जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा मास, प्रोपोर्शनैलिटी ठीक है, इक्वल लगाते हैं तो कोई कांस्टेंट पता आता है, वो कांस्टेंट क्या है 1/c², ऐसे, ताकि E इक्वल टू जो है ना mc² हो जाता है। कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c²। तो करके देखते हैं जरा, E डिवाइडेड बाई c², E एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन, वर्क डन का डायमेंशन चेक कर लेते हैं, ml² t-2 होता है, जानते हो आप लोग। c स्पीड ऑफ लाइट है यानी कि lt-1, इसका क्या करते हैं होल स्क्वायर, देखते हैं जरा, ml² t-2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया l², ये आ जाएगा t-2। देखिए चला गया चला गया चला गया चला गया, क्या आ गया m यानी कि मास, यानी ठीक है E बटे c² करने से क्या आता है, मास आता है। तो बस वो समझिए एक फैक्टर जो है लगा दिया गया है। तो बोलते हैं व्हाट इज द मूविंग मास ऑफ ए फोटोन, जो नहीं डिटरमाइन हो सकता था उसको एनर्जी के रूप में अगर हम बोले तो बटे c² से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मूविंग मास हम लोग निकाल सकते हैं। ये चीजें बोले थोड़ा सा अलग है बच्चों, थोड़ा शुरुआती है, ये सब क्या है ना, थोड़ा सा फिजिक्स को और इंटरेस्टिंग करने के लिए ऐसा है। बस अब मजा आएगा। अब चलते हैं जरा देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी को ना हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जूल में, नहीं जनरली नहीं करते। अब क्वेश्चन में आ जाए तो ठीक है बोल दे तो करेंगे, लेकिन जनरली जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। सवाल है कि क्यों का है क्या है, अब यहाँ पर है देखेंगे आगे जो है ना, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक वगैरह सब पढ़ेंगे, भाई इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो एसिलरेट करवा रहे हैं, तो कोई पोटेंशियल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एसिलरेट करता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग को बताए थे। यहाँ देखते हैं कि क्या, इसीलिए ऐसा किया जाता है। SI यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो जूल होता है, पता है हम लोग को, और अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी में ये लिख रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, और ये वाला क्या है जूल। तो देखिए क्या है कि भाई सबसे पहले क्या है ना, एक बैटरी आप कहीं पर लगा दो, क्या है सबसे पहले आप कहीं पर एक बैटरी लगा दो, कितना वोल्टेज पोटेंशियल हो 1 वोल्ट, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल वाला हो गया, ये नेगेटिव वाला हो गया, इधर कैथोड और ये क्या क्या लगे एनोड। दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये हाई ये लो, कितना वोल्ट है 1 वोल्ट। इसके अंदर ना आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दो, होगा क्या भाई, जैसी बैटरी लगाते हैं तो एक तरफ माइनस 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 प्लस 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 इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है, कोई चार्ज पर फोर्स लगाता है। ऐसा लग रहा है जैसे पोटेंशियल वाला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, पूरा इस चैप्टर में खाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन और यूनिट जो है ना ये सब है, तो एकदम जड़ से मजबूत करते हैं, एकदम भयानक कि कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए ना हम लोग हिलेंगे ना एकदम, हाँ एकदम मजबूत रहना है कॉन्सेप्ट वाइज में। तो भाई पोटेंशियल लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाया, माइनस मारा, नेगेटिव को धक्का दे करके फेंक दिया और ये पॉजिटिव खींच भी लिया, यानी इस साइड भागने लगा। भागने लगा मतलब कि मोशन हो गया, मोशन मतलब कौन सा एनर्जी इसके पास आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो भाई हम बोले ये बैटरी हम लगाते हैं तो ऐसा कुछ हुआ और इसको धक्का दे करके फेंक देता है। देखिएगा जरा, एक कोई साइकिल हो रुका हुआ, हम कुछ ऐसा करते हैं कि साइकिल फेंका जाता है, तो इसका मतलब क्या, हम मारे होंगे, धक्का दिए होंगे, हम कुछ वर्क डन किए होंगे हम, तो ये बैटरी क्या करता है, वर्क डन करता है, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। ये जो बात बोल रहे हैं इस पर कितना न्यूमेरिकल है और कितना सारा कॉन्सेप्ट इसी चीज पर होगा कि बैटरी लगाने से होता क्या है। बैटरी क्या करता है, जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएं विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, है ना, डिफरेंस आपने क्रिएट किया, इलेक्ट्रॉन पे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, उड़िया गया। तो बोले कि कैसे, बोले भाई पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन फिजिक्स में पता है कि भाई एनर्जी क्या है, ये एनर्जी। हम यहां पर देख रहे हैं कि पोटेंशियल हमने लगाया, वर्क डन एनर्जी, कौन सा एनर्जी गेन कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी जब हम लगाएं, और क्या है भाई इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये इलेक्ट्रॉन है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो देखिए क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या ये काइनेटिक एनर्जी ही है ना,
तो एनर्जी क्या आ गया पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो समझ में आता है कि अच्छा एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका मतलब हो गया। अब बीच में यहां पर आएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां देखिए V इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू, W इक्वल टू आ गया Q इंटू V। अगर बोले SI यूनिट 1 जूल तो यहाँ पर क्या बोलोगे 1 कूलम, आई आ जाएगा 1 वोल्ट। यानी कि कहीं भी अगर 1 कूलम और वोल्ट नजर आए तो वो 1 जूल के बराबर होगा, है ना, सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जरा लिखते हैं चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और वोल्टेज है, ठीक है, तो 1 वोल्ट हो गया भाई, है ना। 1 कूलम और वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा जूल। तो यहाँ से ऐसा ही पता चल गया कि अच्छा चार्ज खाली छापे, कूलम वोल्ट को हम लोग क्या लिख देंगे जूल। तो ये देखिए कन्वर्जन भी हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना कितना जूल होता है। तो इसका ट्रिक कैसे याद रखिएगा पता है, बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, तो बोलिएगा इलेक्ट्रॉन का उठा के चार्ज छाप दो ना, चार्ज छाप दो, चार्ज छाप दो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है छाप दो, आंसर आ जाएगा। तो यहीं पर अगर मेरे को कभी लिखा रहे कि 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बोले इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है तो छाप देते हैं। अच्छा तो भाई इसका उल्टा यानी कि 1 बटे, तो ये सब कन्वर्जन बार बार हम मतलब आते रहेगा, ठीक है, लेक्चर्स के अंदर। बोलिए बड़ा बेसिक चीज है, बहुत बेसिक। देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी 1900 में मैक्स प्लैंक प्रोपोज्ड हिज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। लाइट के बारे में इन्होंने बात किया था, क्वांटम। कौन सा है, क्वांटम। ये जो बोलते हैं ना क्वांटम, भाई यहां से एक चीज आता है क्वांट, देख रहे हो क्वांट, जिसको क्वांटा अगर बोल दे, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, क्वांटा। तो क्वांटा का मतलब कि एक तरह से मुझे क्या, इंटीजर, क्या है इंटीजर, और इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 ऐसे, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर भी सारा कुछ ले सकते हैं, है ना। तो ये लेकिन यहां पर देखें कि क्या है, तो ये क्या है भाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यानी इंटीजर में। अच्छा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेव फ्रंट, जो कि हाइगन्स बोले थे कि भाई कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या ये डंडा वाला ऐसे हर पॉइंट का इफेक्ट वहां पर इंक्लूड हो रहा है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वेव फ्रंट ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है भाई, तो इंस्टेड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स in the form of discrete packets और bundles of energy। क्या bundles of energy, या फिर discrete मतलब क्या 1 2 3 4 bundles of energy, जिसको कि नाम क्या दिया गया क्वांटा। यानी कि कोई लाइट ऐसे चल रहा है तो बोलते हैं लाइट जो ना कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी लेकर के नहीं चलता है, इस तरह से चलता है कि उसके अंदर ना छोटा 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 समझिए क्या है बंडल्स ऑफ एनर्जी है। क्या ये, इसको एक अथी को बोल देंगे क्वांटम, और क्वांटम को ही क्या नाम दे दिए पता है, फोटोन। क्या नाम दे दिए, फोटोन। एक क्वांटम एक फोटोन हो गया। अब देखेंगे आगे चल करके लेक्चर्स के अंदर ही यहीं पर कि इसका कितना एनर्जी होगा, क्योंकि हमको पता है कि भाई लाइट है, लाइट मतलब रेडिएशन, उसके अंदर बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है। डिस्क्रीट जैसे बोलते डिस्क्रीट पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी, छोटा छोटा बहुत सारा लाइट के अंदर एनर्जी तो होता है। इससे तो कोई जो है ना मतलब इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। अगर बोलेंगे नहीं सर लाइट में एनर्जी कहाँ होता है, कोई बात नहीं, ठंडा का मौसम में ना बाहर जरा धूप में खड़ा हो जाइए, थोड़ा ज़्यादा फील आता है, एकदम सिकुड़ते रहते हैं रूम के अंदर ठंडा में, जैसे धूप में जाते हैं वाह फील आता है कि एनर्जी आ रहा है। एनर्जी तो है, बस तरीका जो है फोटोन्स के रूप में छोटा 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 पैकेट्स के रूप में यहाँ पर ही डिफाइन कर दिए वो। तो ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी 1900 में वो बोले। अब देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देखो 1 क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन, लाइट रेडिएशन का जो 1 क्वांटम है इज कॉल्ड फोटोन विच ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। मैक्स प्लैंक ये है, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक, इन सब का एक बड़ा अच्छा फोटो भी है उसमें, नील्स बोर सब साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। उस समय जितना थ्योरी वगैरह सब देते थे ना, जो मतलब 1900 के बाद जो 30 साल गुजरा ना, 30-35 साल, वो खतरनाक क्रांतिकारी वाला गुजरा, खतरनाक। फिजिक्स में जितना आधा फिजिक्स का और केमिस्ट्री भी 11th का देखोगे बहुत सारा चैप्टर उसमें ऐड कर दिया सब मिल कर करके। उसके पहले चैप्टर कम था, पहले पैदा होते तो बहुत सारा चीज़ नहीं पढ़ना होता, लेकिन आकर के सबको चैप्टर उठा के डाल दिए। तो ट्रैवल विद द क्या स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना सी इन वैक्यूम जो है वो होता है आपका 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा ना आइडिया लग जाए कि हाँ एग्जैक्ट कितना होता है। एग्जैक्ट ये इसी को हम लोग राउंड ऑफ करके देखिए लिख सकते हैं। अभी तो फिलहाल
देख लो यहाँ देखो 3 3 6 2 8, तो 2.99 साइंटिफिक नोटेशन में लेकर के जाए तो क्या बन जाएगा, देख रहे इधर किए कम तो इधर कर दो ज़्यादा, जैसा कैलकुलेशन ट्रिक में बताए हैं, है ना, इस तरह से धड़ाक धड़ाक। और ये 2.99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू 3, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग लिख देते हैं। सच्चाई में क्या होता है, ये डिजिट है, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट गेव एविडेंस दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, आइंस्टीन जब किए, तो जो है ना वो प्रूफ हो गया एक तरह से, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल ये सब दे दिए ना, ताकि वेरिफिकेशन हो गया एक्सपेरिमेंटल कि जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लाइट कंसिस्ट ऑफ सम छोटा छोटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि पता चला कि यहाँ ताकत लगेगा, कोलिजन हुआ तब जाके कुछ फेंकाता है। तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स, लाइट के अंदर छोटा छोटा पार्टिकल्स, उसको नाम दे दिया गया फोटोन्स। तो भाई इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, देख सबसे पहला हर पॉइंट्स को अच्छे से हम लोग देखते हैं। इन द इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन मतलब लाइट पूरा चल रहा है, विथ मैटर, यानी कि लाइट जब टकराता हो कोई पार्टिकल से, मैटर से टकराता है, जैसे कि लाइट अगर हो इलेक्ट्रॉन है ना उससे टकराता है, तो रेडिएशन यानी कि लाइट बिहेव्स एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। भाई सच्चे में वैसा उसके अंदर कुछ पार्टिकल है नहीं बोलते लाइट है उसके अंदर छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा, नहीं ऐसा ही नहीं, बिहेव एज कि उसके अंदर छोटा छोटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी होगा, जिसको नाम दिया गया फोटोन्स। सच्चाई में बोलूं, कसम से बता रहा हूं बच्चों, 500 साल के बाद पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट और क्या पढ़ाई हो रहा होगा ना, कोई नहीं पता ये सब होगा। जैसे कैसे भी न्यूटन वाला में हम लोग बोलते हैं ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है, कोई पता नहीं जो बोल रहे हैं आगे चल करके 500 साल के बाद क्या होगा, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी बढ़ते चला जा रहा है कि सब भैया सुहा होते जा रहा है, कोई और थ्योरी उसमें आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो उसका फोटोन दे दिया, इट इज नॉट ए मटेरियल पार्टिकल। भाई कोई पार्टिकल सच्चे में नहीं है जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं है, इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना, एजम्पशन, ए सोर्स ऑफ रेडिएशन एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। सोर्स ऑफ रेडिएशन मतलब कोई बल्ब है, बल्ब जैसे जलाइएगा तो वहां से लाइट निकलेगा, तो भाई लाइट निकला मतलब क्या, रेडिएशन जो है वो एमिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स के रूप में एमिट होता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। चलते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, देखिए क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मासलेस पार्टिकल। स्वाभाविक बात है, फोटोन है भाई, इसका रेस्ट मास क्या होगा, 0, लेकिन मूविंग मास जब भी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, भाई मूविंग मास ऑफ फोटोन वो तो कैलकुलेट हो नहीं सकता उस इक्वेशन से, इनफाइनाइट आता है, तो उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन क्या होता है ना, इतना लिमिटेड में मैं रोक करके अपने आप को एक भी लाइन ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ना थोड़ा कहीं कंफ्यूजन, कहीं थोड़ा सिलेबस से बाहर का चीज़ ना हो जाए, ताकि अंदर आपको समझ में आते रहे, हाँ ठीक चल रहा है गाड़ी गाड़ी ठीक चल रहा है। रेस्ट मास इसका क्या होता है, 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पर है ना लिखा हुआ, कोई नहीं, मैंने लिख दिया था, इट ऑलवेज मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो भी बताया ही, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ कितना मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट से कैसे लाए थे ये भी बता दिए। तो लाइट चलता है, फोटोन्स चलता है इतना स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ फोटोन इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब हुआ भाई, कि जो फोटोन है यानी कि जो लाइट चल रहा है उसका जो स्पीड है ना, वो किसी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। इसका ना बड़ा एक आपको अच्छा उदाहरण बताता हूँ, ताकि ना एक कोई नॉर्मल भी जो व्यक्ति हो, जिनको फिजिक्स कुछ भी नहीं आता, उनको भी समझ में आए कि भाई फ्रेम इंडिपेंडेंट और फ्रेम डिपेंडेंट क्या होता है लाइट। जैसे कि बारिश अगर हो रहा हो, रेन मैन प्रॉब्लम जो होता है, तो बारिश हो रहा तो भाई हर इंसान को समझ में आएगा, और यहाँ पर धूप होगा और सूरज भगवान उगे हुए हैं, और यहाँ से लाइट ऐसे आ रहा होगा, ये लाइट, तो सनलाइट इस ऐसे आ रहा है ना। सनलाइट आने का मतलब क्या, फोटोन्स आ रहा है, कहने का मतलब यही है भाई कि फोटोन्स उसके अंदर आ रहा है स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। बारिश हो रहा है, पहले इसका कहानी देखते हैं जरा कि क्या, जब बारिश हो रहा है, लेट बारिश हो रहा हो स्ट्रेट इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली कैसे डाउनवर्ड हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल रेन जो है ना ऐसे है। तो कोई भी इंसान अगर खड़ा रहेगा जिसको कुछ भी फिजिक्स नहीं आता हो, उसको हम बोलेंगे भाई बारिश ना ऐसे हो रही है और आपके पास छाता है, आप छाता को कैसे रखो कि बारिश से बच जाओगे, कोई भी बता देगा भाई छाता, बारिश हो रहा है ऐसे, तो ठीक इसके ऑपोजिट में हम लोग छाता ऐसे करेंगे और ऐसे, है ना, हम बच जाएंगे। क्या होगा, छाता जैसे हम ऐसे करके रखेंगे तो इस बारिश से हम बच जाएंगे। अभी हम रेस्ट में, लेकिन जैसा ही इंसान जो है ना चलने लगा कुछ स्पीड से,
तब जो है ना ये बारिश, एक्चुअल बारिश तो ऐसे हो रहा था, लेकिन जब हम चलते हैं ना तो बारिश हमको ऐसे नजर नहीं आता है। गौर करिए, ये सब कुछ बच्चों जो है ना एक्सपेरिमेंट किए होंगे। यार फिजिक्स यही तो है, दिखता है, एकलौता सब्जेक्ट है जो दिखाई देता है। केमिस्ट्री मैथ दिखता नहीं है इसीलिए उतना मजा नहीं, फिजिक्स तो दिखता है। आप बाइक पे बैठ जाओ ना, बाइक पे बैठ जाओ, साइकिल पे भी ना, और बाइक में आगे कोई फ्रेंड को बोलो यार तू चला, पूरा स्पीड से चला, मैं पीछे बैठा हुआ। अब देखिएगा छाता कैसे कर, जितना स्पीड चलाते जाएगा ना, जितना स्पीड उतना ही छाता को है ना आप आगे रखोगे, क्योंकि ज्यादा स्पीड चलाएगा ना आप ऐसे ही रख लोगे। बारिश तो ऐसे हो रहा है भाई, पूरा भीग जाओगे आगे से, ऐसे ऐसे से। तो जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा हमको लगता है कि बारिश उधर से आ रहा है आगे से, ठीक। तो बारिश हमको लगता है कि इधर से आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू आदमी, तो लगता है इधर, तो हम बचने के लिए क्या करते हैं भाई, जिधर से बारिश आएगा उधर तो छाता ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, आता है इधर हम छाता करते हैं इधर, छाता किए इधर, और हम ऐसे कर देते हैं, हम बच जाते हैं बारिश से। तो बारिश जो हुआ, रेन क्या हुआ, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेस्ट में है तो उसको अलग तरह से करना पड़ेगा, और अगर मोशन में आ गया ना तो वही बारिश उसको अलग डायरेक्शन में नजर आता है, तो छाता अलग तरह करता है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो आ रही है ऊपर से, इट इज फ्रेम डिपेंडेंट। जरा धूप से बचने के लिए यही कारनामा करते हैं क्या, गर्मी में धूप से छाता देखिए जरा भाई, सनलाइट ऐसे है ना, लाइट दिन में इस तरह से ऐसे आ रही है, बहुत अच्छी बात है यार, लाइट तो ऐसे ही आती है हम क्या कि इससे बचने के लिए ऐसे कर दिए। अब करते हैं, अच्छा ठीक है सनलाइट है ना, धूप से बचने के लिए जरा स्पीड करते हैं, हम जरा क्या करते हैं, अपना स्पीड बढ़ा देते हैं। तो क्या हमको धूप इधर से नजर आता है, ये करने के लिए कभी भी धूप से बचने के लिए क्या छाता आप ऐसे किए हो, नहीं। गौर करके देखना, आप पूरा स्पीड से बाइक चलाओ, पूरा स्पीड से आप छाता ऐसे कर दो, आप पर धूप लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि सनलाइट जो है ना, स्पीड ऑफ फोटोन्स, लाइट का जो है ये सब फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है भाई। यहाँ भी आपको बचने के लिए ना ऐसा ही छाता आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ फोटोन्स जो है फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेन जो है ना फ्रेम पर डिपेंड करता है। तो पता चल गया स्पीड ऑफ फोटोन इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। बड़ा छोटा छोटा चीज है लेकिन मजेदार चीज है कि वाह। अब देखिए जरा क्या है, फोटोन का हम लोग एनर्जी निकालते हैं, किनका देन है, मैक्स प्लैंक का हर चीज जो है ना किनका देन है तो पता भी चले। एनर्जी ऑफ ए फोटोन भाई ये है लाइट, यानी कि रेडिएशन। क्या ये रेडिएशन, अब रेडिएशन है तो इसके अंदर बोला गया कि ना जब भी वो किसी मैटर से इंटरेक्ट करता है तो बिहेव एज इफ, है ना, उसके अंदर क्या छोटा छोटा पार्टिकल जैसा वो बिहेव करता है, और वो बंडल्स ऑफ एनर्जी है। तो देखो जरा मैंने निकाला है उसको ऐसे, तो देख लो इसके अंदर ये ऐसे बना हुआ है, तो भाई ऐसे ऐसे मतलब क्या, एक वेव, क्या है, एक वेव, और उसका कुछ एनर्जी है, कुछ उसका फ्रीक्वेंसी है। क्या बोल रहे हैं बच्चों, कोई वेव है ना, लाइट, ठीक, तो इसका क्या है, कुछ फ्रीक्वेंसी है, कुछ इसका एनर्जी है, पूरा रेडिएशन का। लेकिन उस पूरा रेडिएशन के अंदर छोटा छोटा फोटोन्स है, इसका मतलब इस फोटोन का भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। तो सवाल है कि कितना एनर्जी होगा, तो मैक्स प्लैंक ने कहा कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। और यहीं पर जो है, मतलब फ्रीक्वेंसी किसका है, ये देखिए जरा, किसका फ्रीक्वेंसी भाई, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है, जो रेडिएशन ले लीजिए, जो भी, चाहे अल्ट्रा वायलेट ले लीजिए, चाहे इंफ्रारेड ले लीजिए, विजुअल लेना आप ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी उसका क्या है रेडिएशन का, उसी के एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा। एक फोटोन की हम बात कर रहे हैं, तो ई प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, तो है ना, बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट। अब प्लैंक दिए तो प्लैंक से अपना कांस्टेंट लगा दिए, तो यहाँ पर वो दिए एच एफ, ई इक्वल टू क्या आ गया, एच एफ। यहाँ पर ऐसे भी हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को न्यू, आगे देखोगे मैं लिखूंगा, है ना, न्यू, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू। भी देखिए ऐसे लिखता हूं, ठीक है, ऐसे करके लिखूंगा ना तो ये न्यू हो जाएगा। हाँ अच्छा, अब ये इक्वल टू एच एफ हो गया, जहां की प्लैंक कांस्टेंट जो है इसका कुछ वैल्यू होता है, मैं बताता हूं आप लोग को। ये जो मैं लिख रहा हूं क्या है पता है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यानी एक कलम का दाम कितना है ना, कितना, एक कलम का था 20 रुपया, अच्छा ठीक, तो 2 कलम का 40 रुपया, 3 कलम का तो 20 × 3, 20 × 4, एक कलम के बाद सीधे 2 कलम होगा, 1.5 कलम, पौने 2 कलम, 2.25 कलम का कोई मतलब नहीं होता। कलम एगो पूरा, उसके बाद ठिप्पी लेकर के क्या करेंगे ना, उसका कोई मतलब नहीं है। इंटीजर टाइम्स तो उसका कुछ काम है, पूरा कलम लो, है ना। तो वही है एनर्जी क्या है,
क्वांटाइज्ड इंटीजर टाइम्स, एक पैकेट के बाद सीधा 2 पैकेट है। भाई बोलेंगे सर 1.5 पैकेट का कोई मतलब है 1.5 टाइम्स का, सर सवा हम सर 9 पैकेट लेंगे सर, 9 पैकेट लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं बचा। ठीक, इंटीजर टाइम। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इक्वल टू HF, लिख लीजिए अच्छे से। हाँ, तो हम लोग बोलते हैं कि जो प्लैंक कांस्टेंट है ना, PLANCK प्लैंक्स कांस्टेंट, बड़ा मजेदार है ना। मॉडर्न फिजिक्स को बड़ी लोग बोरिंग कर देते हैं, पता नहीं कैसे बोरिंग करते हैं यार, मेरे को तो लगता है पूरा कहानी जैसा है, चलते जाए चलते जाए चलते जाए चलते जाए, इक्वल टू MC² पे मैं कम से कम 3-4 घंटा कुछ बोल सकता हूँ, बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्ट करके। रिलेटिविस्टिक के बारे में जो है ना, जैसे बहुत सारा चीज़ होता है, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स जो है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन जो उसमें दिए, बहुत सारा उससे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस बुक्स वगैरह में देखो मिल जाता है लिखा हुआ, सिलेबस में है नहीं फिर भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन उन चीज़ को थोड़ा सा ना टच करे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना बड़ा भयानक कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है कितना, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्या ये सेकेंड H। तो ना मैं आपको साइड में यहाँ पर देखिए बताया था, इक्वल टू हम बोले ना H न्यू, तो भाई H जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का होता है जूल और फ्रीक्वेंसी का होता है 1/T। पढ़ चुके हैं बहुत अच्छा से, SHM के भी सब में बहुत बार पढ़े। फ्रीक्वेंसी 1/T यानी कि पर सेकेंड, सेकेंड चल गया ऊपर, इसीलिए H का जो यूनिट आ जाएगा क्या आ जाएगा, जूल सेकेंड। कैसे आएगा है ना, मैंने हम लोग यहाँ पर देख लिए, तो इसका जूल सेकेंड हो जाएगा। तो मैं SEC, सॉरी मैं इधर मिटा रहा हूँ, SEC ना लिख करके ना सिर्फ S लिख देता हूँ, जूल सेकेंड। और यहीं पर अगर हम लोग देखें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, क्योंकि जब भी एनर्जी जूल में आ रहा है तो भाई हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं उसको। कैसे, तो बोले H इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 है जूल। तो ठीक है, तो जूल को भाई कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या हो जाएगा, 1.6 उसके चार्ज से डिवाइड मार दो, 10⁻⁻19 कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। जब भी जूल दिखाई दे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो तो ऐसे डिवाइड कर दिए। अभी देखिए दिख रहा है यहाँ 16, ये है 66, तो 16 चौक 64 यानी 4 तो होगा ही। ठीक, तो ये हो जाता है पता है सटीक कितना, 4.14 इंटू 10⁻, देखिए क्या ऊपर चला जाएगा तो -34 प्लस 19 देख लीजिए कितना हो जाएगा, 9 5 14, और ये आ जाएगा इतना माइनस, है कि नहीं। तो ऊपर कितना बन जाएगा मेरे लिए, -15 10⁻, कितना -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। जरूरत कहीं ना कहीं हमको पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये कर लेते हैं। अब जैसे ना देखिए, आपको कभी लगेगा ना कि सर आप जो है ना जल्दी जल्दी कर देते हैं यार, कि जूल को करना तो डिवाइड मार दिए, कभी बोलोगे मल्टीप्लाई कर दे। यार हम कैसे दिमाग में रखें कि जो है ना, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़े, कैसे तेज बनेंगे। तो देखिए आप ऐसे दिमाग में रखो, जब भी कोई बोले ना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, भाई दो ही तरह से तो बन सकता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई बोले ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, तो बोले भाई आपने बोला ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मुंह से आपका इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन का हम चार्ज छाप देंगे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज उठा करके यहाँ पे छाप दीजिए, आंसर आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इलेक्ट्रॉन चार्ज छाप दो, आंसर। लेकिन कोई बोलेगा 1 जूल में, ओ तो पहले ही तो बोले भी नहीं किया था, हम कैसे छापे, लेकिन 1 जूल में तो शुरुआत ही नहीं निकला, सीधा निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, तो हम बस बोला इलेक्ट्रॉन हम छाप देते हैं। 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो बाद में बोले, तो बाद में बोल रहा है 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन, बाद में बोले, तो यार बाद में बोले तो हम ना छापेंगे सीधा नहीं, नीचे उल्टा, मतलब ऐसे है ना। इस तरह से दिमाग में जो है बैठा सकते हो कि कब नीचे, कब ऊपर, कब मल्टीप्लाई, कब डिवाइड, ऐसे कर करके। ये देखिए एक थोड़ा सा मैंने फोटो लगा दिया था ऐसे ही, देख लो एक टेबल पे सब डिस्कशन करते हुए आराम से बैठे हुए, अल्बर्ट आइंस्टीन है, मैक्स प्लैंक है और सब साइंटिस्ट है बच्चों। तो 2 साइंटिस्ट का हम लोग जिक्र करें तो फोटो मैंने लगा दिया, सब एक ही साथ बैठ के डिस्कशन करते थे भाई, सब नोबेल प्राइज लिए हुए, सब महान, सब फिजिक्स की किताब में पेज ऐड करते जा रहे थे, कुछ पेज जो है ये ऐड कर दिए, कुछ पेज ये ऐड कर दिए, सब साइंटिस्ट आते चले गए। भाई 4 पेज मेरा भी ले लो जरा सा, यार बच्चा लोग बहुत छोटा किताब पढ़े, यार 5 पेज जरा मेरा भी ले लेना जरा सब पेज ऐड करने वाले साइंटिस्ट, महान सब साइंटिस्ट हैं। अच्छा एक चीज़ जो है बच्चों, न्यूमेरिकल बनाने से पहले मैं तो जो है ना एक चीज़ आप लोग को जरा यहाँ पर इक्वल टू H न्यू आया, हाँ ये सब तो अभी देखते हैं, ताकि न्यूमेरिकल जो है इक्वल टू क्या आ गया, H न्यू। तो ये एक इक्वेशन बना है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि C इक्वल टू
एफ इंटू लैम्डा, मैं न्यू ही लिखता हूँ, आप लोग समझ जाना, सी इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये कहाँ से आया भाई, वी इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ लैम्डा लाइट है, चलता है किस स्पीड से, सी से, फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू लिख रहा हूँ लैम्डा, तो ऐसा सी इक्वल टू क्या लिख दिया, न्यू लैम्डा। इसका तो बड़ा अच्छा डिटेल वेव ऑप्टिक्स में तो बच्चों मैंने ऑपरेशन तोड़ ताड़ करके सब कर दिया था, है ना, आप लोग देखे भी है कि क्या है ये, क्या है, बड़ा मुश्किल लगता है तो भाई पढ़ लो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिखा हुआ ये। वेवलेंथ क्या होता है, वो रटंती विद्या नहीं कि डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट वाला, वो सब नहीं, वो सब तो ऐसा है जो फिजिक्स दिखता नहीं, वो सब तो रटने वाला है, अंदर घुस करके सब चीज़ बताए थे। तो उससे ये सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो जहाँ न्यू है वहाँ क्या लिख सकते हैं, सी बटे लैम्डा, तो एनर्जी आ जाएगा क्या, एच सी, देखिए जरा, न्यू के जगह पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लैम्डा। अब जैसी एनर्जी आया है, यहाँ पर बहुत सारा चीज आप लोग को बताने वाला हूँ, एनर्जी आया तो जूल में भी लिख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं। एच का मेरे पास 2 में यूनिट है, किस में, जूल में भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। तो पूरा कन्वर्जन आप लोग को बताते हैं कि कैसे, ये दोनों है इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा इक्वल टू एच न्यू। सबसे पहला देखिएगा, इन जूल में अगर बोला जाए तो सीधे सीधी इक्वल टू क्या लिख दीजिए, एच न्यू तो है या फिर एच सी बटे लैम्डा। तो जनरली यहां पर जो है जब सॉल्व करें तो एच का वैल्यू क्या चीज में देखे जरा, जूल में हम बोले थे एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, सी का हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा को रख दीजिए क्या चीज में, इन मीटर में। कितना मीटर है वेवलेंथ, जो भी लाइट आप ले रहे हो, जो भी लाइट है ना आप ले रहे हो भाई, उसका वेवलेंथ क्या है, तो मीटर में ही आप डायरेक्ट छापिए यहाँ पर, एच सी दोनों, यही दोनों गुना करिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा किसमें, जूल में आ जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोग को एक चीज बता दे रहा हूं कि जूल में जब भी करना हो तो एच सी दोनों को गुना करने से देखिए कितना आता है, 6 या 18, और ऐसे करोगे है ना, थोड़ा सा 6.6 है ना, तो ये आता है 19.8, क्या आता है बच्चों, 19.8। हम उसको राउंड ऑफ करके लिख देना है, पता है आप लोग के लिए क्या, 20 गुना करना, ये दोनों को 20 इंटू 10 टू द पावर आ जाएगा -26। और अभी पढ़ चुके हैं एच सी, तो एच का जो होता है वो होता है जूल सेकेंड, और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये दोनों चला गया तो क्या आ रहा है, जूल मीटर, यानी कि एच सी का जो यूनिट है ना, पूरा तोड़ ताड़ के तो मैं बताने वाला हूं, आता होगा तो भी मैं पूरा तोड़ ताड़ के बताऊंगा, नहीं भी आता होगा तो मैं पूरा तोड़ तड़ के ही बताऊंगा। यानी पता है क्या, आपको चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, चाहे दोबारा पढ़ रहे हो चाहे तिबारा पढ़ रहे हो, पढ़ाने वाला चीज़ हो गया वो इट इज़ अ कांस्टेंट चीज़, मैं तोड़ ताड़ के ही पढ़ाऊंगा ताकि भाई सब लोग को जो है ना एकदम जड़ से समझ में आए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठा के कुछ छाप दिए बच्चों, हाँ ये देखो होता है, अरे भाई मेरे को नहीं याद है कि ये होता है, मैं लिख दूँ जूल मीटर। भाई जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना, कसम से बता रहा हूँ भाई, जूल मीटर थोड़ा देर सोचने लग जाते हैं। अब भाई सोचेंगे, हम भी सोचे थे 12th में जब थे, तो सोचे थे, तो भाई इजीली क्या है, सब चीज़ को तोड़ ताड़ करके पढ़िए। एच सी का जो प्रोडक्ट आ रहा है ना वो पता है क्या, जूल मीटर, यानी एनर्जी इंटू कुछ डिस्टेंस, एनर्जी इंटू डिस्टेंस। तो जब भी एच सी का प्रोडक्ट जूल में लिखना हो तो समझ में आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखा जा सकता है। तो ये जो आंसर आ जाएगा जूल मीटर में। तो जब भी जूल का कैलकुलेशन हो, आप ये यूज कर रहे हो एच सी का, डायरेक्ट जो है ये वाला आप यूज करिएगा, खटाक से 20 इंटू 10 पर -26 जूल मीटर, और खटाक से आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये आप जूल मीटर रख रहे हो, यहाँ जूल मीटर ये रखोगे मीटर में, मीटर कट गया, खटाक से आंसर क्या चीज में आएगा, जूल में आ जाएगा आंसर। तो ये रहा, ये पहला हम लोग पढ़े एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ जूल, ठीक है। दूसरा देखते हैं जरा दूसरा देखते हैं एनर्जी का किस में, तो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो E इक्वल टू जो है वो है एच न्यू और ये है एच सी बटे लैम्डा। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो क्या, तो देखिए एच सी जो है ना, इसका प्रोडक्ट बोल हम लोग रहे ना 20 इंटू 10 टू पावर -26 जूल मीटर, ठीक है। ये क्या है, अप्रोक्सीमेशन लगा करके कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन। तो एग्जैक्ट जो होता है वो बताता हूं, एग्जैक्ट ये 20 ना होकर के कितना होता है 19.8, 6.6 इंटू है ना, तो 19.8 इंटू 10 टू द पावर -26 है, और ये क्या आ जाएगा जूल मीटर। हमको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करें भाई, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जो भी 19.8 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल को करना है ना, तो बटे क्या कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19
ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो डिवाइड मार दीजिए। ये देखिए 16, ये क्या है 19। एग्जैक्ट जब इसको भागा दोगे बच्चों तो पता है क्या आता है। मैं एग्जैक्ट जो है ना वो वैल्यू आप लोग के लिए लिख देता हूं कि क्या आता है। देखो बहुत जगह पे देखोगे ना 12,375, मैं कुछ कुछ डिजिट्स लिखता हूं आपको देखना जरा। 12,400, 1240, 1242, ये चारों डिजिट जो है ना बहुत जगह पे दिखाई देता है। कभी 12,400 लिखा रहेगा, कोई बुक्स देखोगे 12,375 लिखा रहेगा, कहीं 1242। बहुत सारे टीचर्स करते भी क्या है कि डायरेक्ट उठा करके लिख देते हैं, समय भी बच जाता है। नो डाउट बहुत बेनिफिट भी है, डायरेक्ट आंसर लिख दो भैया, घर में समझो कि कैसे क्या होता है। लेकिन क्या है ना कि जब फर्स्ट टाइम पढ़ते यार तो मेरे को पता चली यार बुक में कहीं ये लिख देता है, कहीं 400। भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, हम ये यूज़ करें तो मेरे को नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि यही करना चाहिए हमेशा, ये बहुत सारा डाउट्स है। इन सारे डाउट्स का जो है ना हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं खात्मा। तो आप जब सच में इसको डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट जो आता है फिगर ना वो आता है बच्चों की, देखिए 12,375 दिख रहा है तो 12 पॉइंट क्या आता है 375 इंटू 10 टू द पावर क्या, तो देखिए ये 19 ऊपर चला जाएगा है ना, तो 26 19 कितना हो जाएगा 7, तो ये माइनस आ जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर। ये क्या है सटीक गुना करने के ना बाद आता है 12,375 जो दिख रहा था 12.375 यहां पर गुना करने के बाद आएगा इतना। अब जो ये आया इसको हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं किसमें, देखिए जो सटीक जो जनरली क्वेश्चन सवाल में क्या दिया रहता है वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया रहता है या फिर एंगस्ट्रॉम में दिया रहता है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ और एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। मेरे पास यहाँ 10⁻⁷ है, हम इसको 9 में भी कन्वर्ट करेंगे और 10 में भी, ताकि देखें कि हम डायरेक्ट यूज कर करके कैसे लिख सकते हैं। ये सारे डिजिट आप लोग को बताता हूँ। ये वाला जो आया वेरीफाइड है कि भाई एग्जैक्ट आता है डिवाइड करने के बाद। अच्छा तो HC जो है 12.375 इंटू 10 टू द पावर -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, है ना मीटर। अब हमको क्या है यहां पर दो भाग में कर लेते हैं, एक बार नैनोमीटर में 12.375 इंटू 10 टू द पावर देखिए -7 है, यहां पर ऊपर 10 टू पावर -2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे भी 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा भाई, है ना देख रहे नैनोमीटर में, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला पार्ट तो चला गया 10 टू द पावर -9 मीटर जो कि हम लोग बोल देंगे नैनोमीटर हैंस, और ये ऊपर लेके चले जाइए तो 12,375 इंटू ये ऊपर चला गया कितना हो जाएगा 100, और ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 टू पावर -9 मीटर को हम लोग क्या लिख देते हैं नैनोमीटर में। अब यहां देखिए कि क्या आएगा, ये गया इधर तो 1000 यहां हो गया, 1 2 गया, एग्जैक्ट कितना आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि कितना आ रहा है 1237 पॉइंट कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर HC। ठीक है ये हो गया। जो भी आ रहा है ना अभी आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ आप देखते जाओ कि भाई जो लाइन में हम गुना कर रहे हैं वो आ क्या रहा है, और जो अनिल सर लिख रहे हैं ना क्या वो मेरे को समझ में आ रहा है क्या फर्स्ट टाइम, एकदम बस आप देखते चले जाओ। याद कराने के लिए न्यूमेरिकल के लिए तो टेंशन ही नहीं, वो तो अभी पूरा डिटेल ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम आप समझो कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये नैनोमीटर का हिसाब किताब हो गया। जरा एंगस्ट्रॉम का देखें तो बोलेंगे HC जो है 12.375 हमको 10 टू द पावर -10 में बनाना है, तो -7 तो है, क्या बोले -7 तो है, तो यहां पर -3 कर दीजिए, तो नीचे भी माइनस क्या कर देते हैं 3। आंसर कितना आ जाएगा देखिए जरा, कितना आंसर आ जाएगा, ये ऊपर चला गया तो 12.375 इंटू 10 टू द पावर 3 है तो 1000, ये 7 3 10, तो 10 टू पावर -10 मीटर को हम लोग क्या बोल देंगे एंगस्ट्रॉम, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम ये हो गया है। तो HC का जो वैल्यू हो गया ये देखिए 1000 मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर ये ऐसे गया 1000, 3 इधर आ जाएगा, ये 3 3 गया, आ रहा है 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। हर चीज को बढ़िया से समझते चले जाइएगा। तो नैनोमीटर में ऐसा, एंगस्ट्रॉम में ऐसा, ठीक है कोई बात नहीं। 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम।
तो hc का वैल्यू क्या हुआ, मेरे को नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में पता चल गया। होता क्या है बच्चों, ये देख रहे हो 12.37 जो है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं, सटीक ये है, लेकिन इसी को हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। जो 12.37 मेरे को दिखाई दे रहा है ना, पहले लिख लो अच्छा से, फिर बताता हूं। जो hc का वैल्यू 12.375 जो दिखाई दे रहा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12.37 को क्या 4 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख ही सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12.4। अच्छा 12.4 0 भी लिखा जा सकता है, चलेगा क्या, 12.40 जो है 42 भी लिखा जा सकता है। तो पता है होता क्या है, जो यहां पर कैलकुलेशन आप लोग के लिए किए हैं ना, ये सब एग्जैक्ट है, सटीक है, दीज आर एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो कहीं ये दिखाई दे रहा तो आपको समझिए कि भाई वो सटीक है, कैलकुलेटर से सटीक गुना किया हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, 12,375 जरा थोड़ा सा ऑड टाइप का डिजिट लगता है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं और हम ये यूज कर लेते हैं, ये यूज कर लेते हैं, वी जनरली यूज दिस। अब आपको समझ में आ रहा हो कि क्यों वी जनरली यूज दिस। देखिए ये सब क्या है ना, बहुत टीचर लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं कि 1240, 1242, 12,400। भाई कैसे नहीं, अच्छा दिमाग में सवाल नहीं आएगा भाई कैसे, तो वही चीज़ है। तो एक बार समझ में आ जाए क्यों किए, 375 को 40 लिख दे, हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं। हम ये भी लिख देते हैं, क्यों लिखते हैं, ताकि जो है ना कैलकुलेशन मेरा आसान हो, जल्दी से कोई डिजिट से कट जाए, इसीलिए हम ऐसा काम करते हैं, hc को लिखते हैं। पता चल गया हो गया हो कि क्यों। यहां पर मेरे पास आया हुआ है 12,375, 375 को बोले 0.40 करना, यानी डायरेक्ट यहां क्या कर सकते हैं पता है, 12,375 को हटा के 400 लिख देते हैं यहां, तो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग जनरली राउंड ऑफ कर करके hc का वैल्यू 12,400 कर देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम जब लिख रहे हो तो। और जब नैनोमीटर की बात करते हैं तो hc का वैल्यू देख लो 1237 है। 37 को कैसे, 37 को हम लोग 400 ऐसे बना दिए, 5 डिजिट था 5, यहाँ पर 4 डिजिट में लिए 0.5 डेसिमल हटा दिए, तो हम लोग क्या करते हैं 1237 को जो ना 1240 लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। और कहीं कभी 1242 भी लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। यानी कि हम लोग जो जनरली यूज करेंगे सिर्फ 440, 42 ये वाला डिजिट हम लोग यूज करेंगे। तो पता चला हो कि कैसे राउंड ऑफ कर रहे हैं। अच्छा ये देखिए, अब आप लोग को याद कराता हूं, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10, तो 9, 10 में थोड़ा ज्यादा और नैनो में 9 में थोड़ा कम। तो भाई ये सबसे 12,400 दिमाग में बैठा लीजिए, 12,400 किस में, एंगस्ट्रॉम में, 10 है तो भाई 9 मतलब क्या कम, तो कम तो एक उड़ा दीजिए तो 1240, ठीक है। तो 9 मतलब क्या है, कम वाला बोलो 4 डिजिट में, और एंगस्ट्रॉम है तो एक और बढ़ा दो तो 12,400। यानी कि एक अगर दिमाग में बैठा ना तो हम दोनों दिमाग में बैठा लेंगे। ये किसका पढ़ रहे हैं, hc का प्रोडक्ट। तो भाई hc जो है एक हो गया 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम और दूसरा हो जाएगा 1240 क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही बोल देंगे तो ये नैनोमीटर या 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये हो गया hc जो मेरे काम का चीज हो गया। अब देखिए हम बोलेंगे इक्वल टू क्या होता है भाई, hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, hc डिवाइडेड बाई लैम्डा। hc का क्या है, एंगस्ट्रॉम में भी है नैनोमीटर में भी है, तो और एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो अगर हम एंगस्ट्रॉम का लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम भागा वेवलेंथ। अब यहीं पर देखिए क्या है, हमको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये एंगस्ट्रॉम मेरे को नहीं चाहिए, तो वेवलेंथ का जो वैल्यू है ना आप एंगस्ट्रॉम में ही रख दीजिए। होगा क्या, ये एंगस्ट्रॉम उड़ जाएगा, डायरेक्ट आंसर यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि समझ में आया होगा। तो जब भी कभी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना हो एनर्जी डायरेक्ट, आप क्या यूज करिएगा, 12,400 भागा वेवलेंथ को बस एंगस्ट्रॉम में उठा करके छाप दीजिए, यू विल गेट डायरेक्ट आंसर इन क्या चीज में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए बच्चों कैसे समझ में आता है, बहुत तोड़ताड़ करने पर तब जाकर के ऐसा समझ में आता है कि अच्छा ऐसा है। ये एंगस्ट्रॉम में रखने का मतलब क्या हुआ कि जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, वेवलेंथ इक्वल टू दिया रहेगा 5,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या पुट करेंगे, डायरेक्ट 5,000 ही पुट कर देंगे, क्योंकि 5,000 एंगस्ट्रॉम आप रखिएगा तो एंगस्ट्रॉम दोनों उड़ करके आंसर वी विल गेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डायरेक्ट 5,000 ही हम यहां पुट कर देंगे।
एंगस्ट्रॉम में एक डिजिट ज़्यादा है 12,400, नैनोमीटर में रहेगा एगो कम कर दिएगा 1240, तब 1240 तब 42 भी पुट कर देंगे जब कटने छटने का जब हमको आसान पड़ेगा तो हो गया। बोलिएगा सर नैनोमीटर में अगर करना हो तो ठीक है, तो नैनोमीटर में अगर करना होगा तो नेक्स्ट पेज में नैनोमीटर में करना होगा तो यहाँ नैनोमीटर रखिएगा, तो ये नैनोमीटर तो 12,400 ना रख करके 1240 या 1242 कर लेंगे। इन नैनोमीटर में देखिए कैसे लिखेंगे, तो E इक्वल टू क्या आता है 12,400 HC डिवाइडेड बाई लैम्डा तो है, तो बोलेंगे E इक्वल टू 1240 क्या आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो भाई वेवलेंथ जैसी नैनोमीटर बोलेंगे ना तो यू विल गेट आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और E इक्वल टू 1242 भागा ये क्या है नैनोमीटर में, यू विल गेट आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया। अब एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा चाहे कहीं भी हो कि उनको डाउट होगा कि भाई काहे 40, काहे 42, काहे 12,375, काहे 12,400, काहे एंगस्ट्रॉम, काहे नैनोमीटर। बोले थे ना कि कोई कितना फॉर्मूला कुछ है बच्चों दिमाग में खटा खटा कैच होगा बढ़िया से। जैसे बोले को एंगस्ट्रॉम वो 10 है तो ज्यादा, तो भाई 12,400, नैनोमीटर भैया वो कम बोलो 1240, 4 डिजिट बोलो, ठीक, कम तो कम ज़्यादा तो ज़्यादा। इस कोडिंग से क्या है ये वाला दिमाग में रहेगा। जैसे हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कि द अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन क्या है भाई, अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज क्या। तो जैसी एनर्जी और हमसे वेवलेंथ पूछा जा रहा है फोटोन का, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन कैसे है भाई 8,000, 5,000, 2,000, 1,000, और सारा कुछ क्या चीज में देख रहे हो एंगस्ट्रॉम में है। तो जैसे एंगस्ट्रॉम बोलेगा यानी 10, ओ भाई बढ़ा के बोलो। अब देख रहे हम क्या करें, हम ये हिंदी आप लोग को बोला बढ़ा के बोलो तो दिमाग में चल गया ओह 12,400 है ना, बढ़ा करके बोलो। कम बोलो भैया एगो जीरो उड़ा दो 1240, ठीक है। तो बड़ी छोटा छोटा चीज़ है बच्चों, लेकिन भाई बड़ा काम वाला बात है। हाँ तो हमको एंगस्ट्रॉम में बोलना है तो क्या कितना बोल देंगे 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, यू विल गेट डायरेक्ट आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी यहाँ दे के रखा है कितना 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता है। वेवलेंथ जो भी आंसर आएगा ना भाई वो एंगस्ट्रॉम में आने वाला है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओम नमः जय स्वाहा। तो भैया वेवलेंथ जो होगा एंगस्ट्रॉम में कितना आएगा 12,400 भागा 2.48, ठीक है। अब देखिए जब बहुत स्पीड में काटने छाटने का हो ना, जब सब अलग अलग डिजिट देख रहे हो 8, 5, 2 ऐसे होता है, देखिए आप ना हिंट हमेशा 2 डिजिट को उठाइए ऐसे कर करके उड़ा दीजिए कुछ कुछ। यह 12, यह 24, तब 12 दूना कितना होगा 24, यानी कि 1/2, 1/2 मतलब 0.5, यानी कि 5 कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो पता ये आंसर हो गया। आप कैलकुलेट ऐसा ही करो कॉम्पिटिशन के लिए, बोर्ड्स के लिए तो ये वाला नहीं रहता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम होता है तो ऐसा रहता है, ठीक। कॉम्पिटिशन के ऐसे कैलकुलेट करो भाई, 2 डिजिट उठाए 12 दूना 24, खटाक से गया, हो गया आंसर। ये बच्चों ये सब तरीका है, पता है, सीखना पड़ता है चैंपियन बनने के लिए, ठीक है ऐसे। अच्छा अब है क्या, हालांकि अरे वाह तो बड़ा बढ़िया संजोग, बड़ा अच्छा डिजिट है ना, ये देख रहे हो 124 8 248, तो पूरे डिजिट कट ही रहा है, कितना से 2 से कट जा रहा है। और अगर पूरा भी कैलकुलेट करना हो तो क्या दिक्कत है, आप कर लेंगे बोर्ड में अगर आया तो, बटे 100 ऐसे, ठीक। 124 अलग ले लो, इतना दूर अलग ले लो, 10 to the power 4 यहाँ दिख रहा है, काट दो तो 1/2 फिर 5 ऐसे, आंसर ऐसे भी आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा बच्चों हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैं लिख दूं 5000 क्या एंगस्ट्रॉम, जो भी लैम्डा आएगा क्या चीज में आएगा एंगस्ट्रॉम में ही आंसर आ रहा है। तो कैलकुलेशन भी ठीक करते चले जाना है। अच्छा अब देखते हैं जरा फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। देखिए क्लासिकल फिजिक्स जो न्यूटन वाला है उसमें हम लोग पढ़े मोमेंटम मतलब क्या, कि कोई पार्टिकल का मास है और वो मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से। कोई पार्टिकल का मास है और वो मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, तो बोलते हैं मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ये जो मोमेंटम एनर्जी का कॉन्सेप्ट कौन दिए, मैक्स प्लैंक, और उसमें पार्टिकल नेचर जो है ना पूरा लगा है कि भाई कोई पार्टिकल हो और वो मूव कर रहा हो, तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। फोटोन्स जो है उसका रेस्ट मास तो होता नहीं है, देखिएगा कहता बोले ना इतना इंटीरियर है ना कि मैं क्या बताऊं, मेरे को मन करता कभी कभी इक्वल टू एमसी स्क्वायर मैं प्रूफ करने लगूं लेकिन कोई बात नहीं, रुकते हैं। हाँ तो बोले फोटोन्स का मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मास इनटू वेलोसिटी। अरे भाई फोटोन का रेस्ट मास तो होता नहीं है, और जब
चलता है फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से, तो उसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो भाई हम अभी पढ़े हैं कि फोटोन का जो मास है वो तो इनडिटर्मिनेट होता है, तो यानी वो जब चल भी रहा हो ना स्पीड ऑफ लाइट से तो डिटरमाइन तो कर नहीं सकते। तो वाह क्या बात है, रेस्ट मास होता नहीं और चल रहे हो स्पीड ऑफ लाइट से तो हम तुमको डिटरमाइन कर नहीं सकते। तो काहे का मास, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो काहे का मोमेंटम, यानी कुछ भी नहीं। तो ये टॉपिक क्या है, हम किधर से कैलकुलेट करें। तो यही चीज होता है कि जब मास, फोटोन ऐसा चीज है चलता हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से, भाई उसका मास निकालेंगे इनडिटर्मिनेट आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो कैसे निकाले, तो दैट मास कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। भैया चल रहा हो बहुत खतरनाक स्पीड से, क्रिश दन 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 दन, उसके पास खतरनाक एनर्जी है, मारता एक फैट लगता है कि एकदम आहा उसका दांत गया, ये गया, वो थोपड़ा से बिगड़ जाता है। तो मोमेंटम हम लोग निकालते कैसे हैं वो देखिए जरा। फोटोन का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी लिख देंगे, लेकिन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो भाई कैनॉट बी डिटरमाइंड किसका, फॉर फोटोन की बात कर रहे हैं, हाँ ये वाला है ना, ध्यान रखिए, कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो हम क्या करते हैं, बट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, कैसे, इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। तो हम लोग जानते हैं कि भाई इक्वल टू एम सी स्क्वायर से मास जो मूविंग है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एम को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ई बटे सी स्क्वायर, ई बटे सी स्क्वायर एक्सप्रेस किया जा सकता है। और सी यहाँ है तो ये सी एक सी कट गया तो आंसर आ गया, पता है क्या, ई बटे सी। एक बहुत ही खतरनाक रिलेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन कि P इक्वल टू आ गया क्या, E बटे सी। P इक्वल टू एम सी होगा, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन भाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इक्वल टू एम सी स्क्वायर से E बटे सी। तो ठीक है, शुरुआत तो यहीं से करेंगे। तो जब भी बोलेंगे तो आप ये लिख कर करके भाई ये चलेगा गाड़ी नहीं, तो हम इधर जाएंगे E बटे सी से। और जैसा ही एनर्जी आ जाता है तो हमको तो पता है दो चीज़, क्या दो चीज़ पता है, पहले लिख लो बच्चों, लिख लो, मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ कि मोमेंटम जो है एम सी हो गया तो ये आ गया ई बटे सी। ई क्या होता है, ई होता है एच न्यू, तो एच न्यू बटे सी। और एक और हम पढ़े हैं ई क्या होता है, एच सी बटे लैम्डा, और ये है सी। तो यहाँ देखिए सी सी चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, एच बटे लैम्डा। यानी कि मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है ना, अगर हमको सटीक यूज करना हो फोटोन का तो एक आ जाएगा ई बटे सी, एम सी नहीं लिख सकते हैं मोमेंटम फोटो मतलब फोटोन के लिए ये एम हम नहीं लिख सकते हैं। इस पे जो मैं बोल रहा हूँ बहुत न्यूमेरिकल्स आया हुआ है, चाहे वो बोर्ड से ले लीजिए, नीट ले लीजिए, जे ले लीजिए, बहुत न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रॉन में मास हम लिख सकते हैं, फोटोन्स में मास हम नहीं लिख सकते हैं। तो उसको कैसे एक्सप्रेस करें, तो दूसरा चीज में एक्सप्रेस करिए। ये जो वर्ड बोल रहा हूँ ना, ये खतरनाक शॉर्ट ट्रिक है, मेरे बीच में लेक्चर्स में कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि इस पे उसमें न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा जो पूछा हुआ है। ये बात अगर याद रहा ना कि इलेक्ट्रॉन है भाई, उसका मास फॉर्मूला में एम लिख सकते हैं, उसमें हम नहीं लिख सकते। तो ये ई इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू बटे सी, और एगो आ जाएगा एच बटे लैम्डा। ये हो गया मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। कितना का है, मोमेंटम ऑफ वन फोटोन की हम बात कर रहे हैं, मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। यहीं से देखिए क्या मोमेंटम ऑफ एनर्जी में जो है ना फोटोन का एक रिलेशन आया है, सबसे इंपॉर्टेंट लिखिए इसको, मैं बताता हूं कि वन फोटोन की अगर हम बात करें तो मोमेंटम जो है वो आया है P इक्वल टू ई बटे सी, यानी कि E इक्वल टू पी सी, एनर्जी और मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। वन फोटोन का अगर हम लोग बात करें एनर्जी और मोमेंटम में, तो E इक्वल टू क्या है, पीसी पीसी पीसी। याद पता है कैसे रख सकते हो, जब मैं बोलूंगा ना एक मोमेंटम का बताओ एनर्जी क्या, तो बोले जैसे मोमेंटम वर्ड आए ना, मोमेंटम आए ना, आइंस्टीन को याद करिए क्योंकि भाई उनका देन है। तो भाई E एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी ब्रेन का एनर्जी की अगर बात करूं सबसे खतरनाक किसका है, तो E से आइंस्टीन। किसका है ना, E से आइंस्टीन। कैसा है, एकदम भैया पर्सनल कंप्यूटर जैसा है, उनका ब्रेन जो है ना पर्सनल कंप्यूटर जैसा था, तभी वो ऐसा ऐसा चीज बोल दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो इस सब में ना कि मत पूछिए भाई। 2 या 3 साइंटिस्ट थे उस समय जिनको समझ में आया था वो एक्चुअली क्या क्या रहे, जो चीज़ वो बोले ना कि टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट हो, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो, ये सब कि भाई कोई मतलब घड़ी का एक उदाहरण बता रहा हूँ बच्चों, टाइम मशीन, सब का जितना मूवी बना कौन चीज़ से बना है, सब आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी उसी के बाद बोले जो घड़ी ऐसे है ना, जो टाइम यहाँ शो करो पृथ्वी पर, अगर घड़ी को कोई ऐसा स्पेस शिप में, स्पेस क्राफ्ट में रख दिया जाए ना जो कि स्पीड ऑफ लाइट से अगर चलने लगे या बहुत खतरनाक स्पीड से अगर चलने लगे, टाइम स्लो हो जाएगा।
तो वो दुनिया उसमें समझ में नहीं आया क्या आप बोल रहे हो यार, टाइम कैसे स्लो हो जाएगा भाई। इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब है, एक्सप्लेनेशन है डीप भाई। 1970 में बोले कब, 1905 1916 20 उस टाइमिंग में, और जो है 1970 में जा करके स्पीड ऑफ लाइट से चलने वाला कोई तो यान अभी है ही नहीं। तो जो फास्ट जा सकता था, तो नासा जो है क्या है, घड़ी सच में रखे स्पेसक्राफ्ट में, और जितना 50,000 किलोमीटर प्रति घंटा जो भी स्पीड से वो चलता है उसमें रखे, और पाया गया कि जो है ना यहाँ का टाइमिंग और उस घड़ी में जो स्पेसशिप में रख करके उसको छोड़े थे वहाँ का टाइम जो है ना स्लो हो गया था। तो एक्सपेरिमेंटल थोड़ा सा स्लो हुआ, तो बोले कि जो आइंस्टीन बोले होंगे सही बोले थे। ऐसा उनका तो धाक है भाई, क्या वो इमेजिन करते। तो बोले एनर्जी बोले ना और मोमेंटम में रिलेशन, मोमेंटम आइंस्टीन भाई, आइंस्टीन इसे आइंस्टीन एनर्जी बहुत खतरनाक होता है, कि पर्सनल कंप्यूटर जैसा होता है, ऐसे आप दिमाग में बैठा सकते हो, इक्वल टू पीसी पीसी पीसी। देखते हैं, तब द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज इतना kg मीटर पर सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी क्या। तो देखिए कि अगर हमको स्पीड में अगर करना हो, मोमेंटम के बारे में बोला गया है ना, मोमेंटम के बारे में, तो बोले मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम सी, P इक्वल टू ई बटे सी, है ना, इक्वल टू पीसी पीसी पीसी, पर्सनल कंप्यूटर जैसा उनका एनर्जी ब्रेन का है जो है। तो P इक्वल टू ई बटे सी इक्वल टू ई जैसी आ जाए ना, तो दो चीज़ तो आराम से छाप लीजिए, E इक्वल टू एच न्यू, आई इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा। तो C जब छापेंगे तो H बटे लैम्डा हो जाएगा। तो देख रहे 1 2 3 4, ये तो लिख नहीं सकते, तो ये सब हमको क्या बोला, मोमेंटम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी यहाँ है, यानी ये दोनों को रिलेट करके छाप देंगे। मोमेंटम दिया होता वेवलेंथ पूछता, मोमेंटम दिया हुआ है एनर्जी पूछता। 3 सवाल तो हम यही कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा प्रैक्टिस में। तो P इक्वल टू आ गया एच न्यू डिवाइडेड बाई सी, हमसे फ्रीक्वेंसी बोला है तो ये हो गया PC डिवाइडेड बाई एच। देखो kg मीटर पर सेकेंड, यानी कि SI यूनिट में सब दिया हुआ है, और इधर क्या, अच्छा ठीक है हर्ट्ज, SI यूनिट का कैलकुलेशन आप करिए। P क्या है भाई, 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29, C है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 भागा H हम जानते हैं 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, तो SI यूनिट वाला ही रखेंगे ना, जूल सेकेंड जो। देखिए जरा 3.3 6.6, वाह ये तो ऐसे ही उड़ गया था, 3 दूनी 6 और 3/2 मतलब क्या होता है 1.5। कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है तो पहले मार दीजिए टिक, ये 10 के पावर बाद में देखा जाएगा। ऐसे ही कैलकुलेट करिए भाई, डिजिट पे नंबर रखिए, 3 दूनी 6 और 3/2 1.5, बस हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब आंसर अलग अलग डिजिट का है ना, तो धड़ाक से मारिए और आगे बढ़िए। अब ये नहीं कि हम घर से पढ़ के गए हैं भाई, है ना, मास्टर हमको पढ़ाया तो हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, 34 ऊपर लेके जाएंगे ही। भाई मास्टर हमको घर में पढ़ाया था, पूरा कैलकुलेट करो, काहे ले, कौन पढ़ाया आपको, ऐसे जितना जरूरत हो उतना ही करिए। अब ठीक है 1/2 तो ठीक है ना, ये 3/2 1.5। अब कैलकुलेट ऐसे ही करना होता है, 10 के पावर हमेशा क्या करिए, नंबर्स को अलग लेकर के इसको ऊपर लेके जाइए। तो भैया -34 ऊपर जाकर के 34 हो गया, ये वाला प्लस में है तो +8 हो गया, और ये -29 है, तो आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 4 12, यानी कि 42 माइनस 29 SI यूनिट में ही आने वाला है। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9 9 3 12, यानी कि कितना आ जाएगा 13, तो ये हो जाएगा कितना हर्ट्ज। ठीक है ऐसे, तो आ गया 10 टू द पावर कितना 13 हर्ट्ज। देख लीजिए बढ़िया से, खुद भी ट्राई करिए बनाने का ऐसे। अब देखिए क्या आता है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एक फोटोन का जो एनर्जी होता है डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन मीडियम। ये तो बहुत अच्छा से रिफ्रैक्शन के अंदर ही हम लोग पढ़े थे, लेट यहाँ एयर है, लेट यहाँ ग्लास अगर है, तो हमको पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ एफ है ना, तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी एफ होगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। याद है बताए थे आज तक, मान लीजिए कि है ना चैनल, मान लीजिए कि चैनल है भाई, तो चैनल है, वहाँ से जो रेडिएट किया, घर है मेरा शीशा का चारों तरफ, शीशा से पार होकर के टीवी में ऐसा थोड़ी ना आज तक आके कल तक हो जाता है, नहीं आज तक ही आता है। इसका मतलब है कि एक मीडियम से पार किया ना तो फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पर रेडिएट हो वही फ्रीक्वेंसी घर में पकड़ रहा है, मीडियम में पार किया डज नॉट चेंज। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाय थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन। साइंटिस्ट लोग का कहानी पढ़ते पढ़ते साइंटिस्ट जैसा बोलियो निकलने लग जाता है। तो हाँ बच्चों, मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊं, मैं दिखाई देता हूँ यार, है ना, मेरे से रहा नहीं भी जा रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए APJ अब्दुल कलाम मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, ठीक है। तो मैं रामेश्वरम गया, उनके घर से हाउस ऑफ कलाम जो है ये उठा करके बच्चों मैं लाया हूँ APJ अब्दुल कलाम का
जो है ना मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे गुरु हैं, जहाँ से मैंने फिजिक्स जो है फिजिक्स से प्यार हुआ, पता चला कि फिजिक्स पढ़ना चाहिए अच्छा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके घर से उठा करके बच्चों लाया, उठा करके नहीं खरीद करके, ठीक। तो ये मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, क्योंकि साइंटिस्ट का बात हो रहा है बच्चों तो मैं आप लोग को बता दिया, तो मेरे सामने रहते हैं टेबल पर, तो ठीक लगता है कि लगता है हाँ, तो है ना अपना आइडल है तो मतलब रखना चाहिए। मैं गया था तो लेकर के आ गया, चलो ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को दिख जाते हैं कभी कभी, मैं सोचा हाँ ठीक है लेक्चर में आप लोग को भी दिखा दूँ। ये देखिए, एनर्जी ऑफ ए फोटोन डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो क्या है कि फोटोन का एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, पढ़े भी है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी न्यू। अब देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो E इक्वल टू क्या है, एच न्यू। तो फ्रीक्वेंसी सिंस कांस्टेंट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रहा है तो ये है कांस्टेंट। कब, जब इस मीडियम से इस मीडियम गए हैं तो भाई एनर्जी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि H तो खुद क्या है, कांस्टेंट, हेंस एनर्जी आल्सो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कब, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहे हैं तो, एंड इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन मीडियम। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। ये सब छोटा छोटा चीज है लेकिन क्या है आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड ऑफ ए फोटोन चेंजेस व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। भाई फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है, चेंज नहीं होता है। लग रहा है कि पूरा रिफ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है वही चीज आ रहा है, लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं तो वेलोसिटी चेंजेस। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ चेंज कर जाता है ना। पढ़े हैं जैसे कि अगर ये एयर है, ये ग्लास है, तो हमको पता है कि भाई अगर इसमें वेवलेंथ तो एयर में अलग होता है तो ग्लास में अलग होता है। वेलोसिटी भी पता है कि एयर में अलग होता है जिसको कि c बोलते हैं, तो वेलोसिटी ग्लास में अलग होता है ना, अलग अलग। तो बोलते स्पीड ऑफ ए फोटोन चेंजेस व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम। क्यों, बोले सिंस फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। ये है मेरा कांस्टेंट, क्या है ये मेरा कांस्टेंट। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और अगर हम फोटोन की बात करें, फोटोन क्या है, c। तो फोटोन भाई किस स्पीड से चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन लाइट है ना, अब लाइट चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई भी ले लीजिए, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, कुछ भी ले लीजिए, चलता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, स्पीड चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है भाई, है कि नहीं। तो ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि वेवलेंथ चेंज कर गया है, ड्यू टू द चेंज इन इट्स वेवलेंथ। नेक्स्ट, फ्रॉम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप इक्वल टू mc² से द इक्विवेलेंट मास m ऑफ ए फोटोन और मूविंग मास ऑफ ए फोटोन, ठीक, क्या होगा। तो हमको पता है कि भाई जो है इक्वल टू mc² से ही हम लोग निकालते हैं, सिखा चुके हैं। तब कितना हो जाता है, ये E/c²। ऐसे तो मास निकाल नहीं सकते हैं, तो इस तरह से निकालते हैं। तो इसको पता क्या क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए फोटोन। अब देखिए आपको ये रीजन समझ में आ रहा होगा कि भाई इसको इक्विवेलेंट मास क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऐसे तो निकाल नहीं सकते, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के रूप में, तब हम निकाल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं, मूविंग मास ऑफ ए फोटोन, मूविंग मास ऑफ ए फोटोन। या फिर इसको पता है क्या बोला जाता है, इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन। ये तो जैसा ही E आया तो हमको पता है कि भाई E जब भी आता है ना तो दो चीज तो मेरे मन में छप ही जाता है, h न्यू या फिर hc/λ। तो मूविंग मास ऑफ ए फोटोन जो है ना, उसको हम लोग और भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं कैसे। तो m इक्वल टू हो गया E/c²। E को क्या लिख देंगे, h न्यू/c², या फिर E के जगह पर hc/ अगर लैम्डा करेंगे, नीचे c² है तो एक c कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, h/c लैम्डा। बच्चों दिख रहा है कैमरा में किनारे वाला, मैं इसको इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना, ठीक है। हाँ तो कितना आ गया, h/c लैम्डा। तो मूविंग मास ऑफ ए फोटोन ना लिखने के कितने तरीके, 1 2 3 तरीके। इसका जरूरत पड़ेगा बीच बीच में बहुत जगह पे लिखने। जब भी बोलेगा इफेक्टिव मास, मूविंग मास या इक्विवेलेंट मास, तो बोलेगा 3 है, दन। E/c² से मतलब इक्वल टू mc² से E जैसी आया तो धड़ाक से 2 को छाप दो। तो 9 नंबर प्रॉपर्टी हो गया। 10 नंबर प्रॉपर्टी क्या है भाई, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चार्जलेस है ना, न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज क्या होता है, 0। ये तो सिंपल है। ये देखिए क्या है, इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन
ये वाला जो है ना एटम्स चैप्टर के अंदर आएगा, फोटोन टकरा रहा है वहां पर मैं डिस्कस करूंगा बड़ा अच्छा से भी। यहां पर देखिए क्या है, उसका कॉन्सेप्ट है खाली। इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन, यानी कि फोटोन है, पीएच से फोटोन लिख देता हूं, और एक एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कोलाइड किया, कोलाइड क्या टकराया, तो लेट फोटोन ऐसे और इलेक्ट्रॉन ऐसे। भाई ये चल रहा था कुछ स्पीड से और ये चल रहा था कुछ, फोटोन है, स्पीड ऑफ लाइट सी से ही चलेगा, पता है ना। तो इसके पास कोई एनर्जी होगा, इसके पास कोई एनर्जी है, इसके पास कोई एनर्जी, इसके पास कोई एनर्जी। ये है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, और ये वाला क्या है, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन में देखते हैं कि क्या, देखिए क्या बोलता है कि फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन में ना द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। तो बोलते हैं कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे ना, फोटोन टकराए इलेक्ट्रॉन से, तो कोलिजन जो है ना वो इलास्टिक कोलिजन होता है। जैसे ही इलास्टिक कोलिजन आया तो हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देंगे और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी भी क्या होगा, कंजर्व्ड। तो बोलेंगे कि कोलिजन जो है ना इलास्टिक होता है, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब कि जितना इनिशियल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, और ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ पूरा फोटोन इलेक्ट्रॉन पूरा मिलाकर के, आफ्टर कोलिजन दोनों क्या होगा, सेम। ठीक है, इनिशियल। और काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये भी क्या होगा, सेम, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की तरह ये बिहेव करता है। तो बोलते हैं कि भाई मोमेंटम कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, लेकिन टोटल एनर्जी भी जो भी बोली वैसे, फोटोन तो पता है कि जब वो चल रहा है तो हम लोग E इक्वल टू फोटोन के लिए E इक्वल टू पीसी जो लिखते हैं, वो E जो है वो कौन सा एनर्जी है भाई, कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि पता है वो चल ही रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी। देखिए, हाउएवर द नंबर ऑफ फोटोन्स में नॉट बी कंजर्व्ड इन ए कोलिजन। ये क्या भाई बात हुई, नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व नहीं होगा, फोटोन में भी एब्जॉर्ब और ए न्यू फोटोन में भी क्रिएटेड। मैं बताता हूँ आप लोग को, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में। देखिए, फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन और फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। बिफोर में लेट, मैं बोलता हूं कि समझने के लिए थोड़ा सा सिंपल में, पता है क्या, लेट यहां पर ना इसके पास 70 जूल है और 100 ही कर देता हूं, लेट इसके पास 30 जूल है। ठीक है, 70 जूल एनर्जी है, 30 जूल, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, टोटल 100 जूल कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो भाई बाद में लेट जो है ना, जब ये इसको धक्का मारा तो इसका एनर्जी बढ़ गया, इसका एनर्जी घट गया, लेट घट करके इसका हो गया 40 जूल, लेट उसका बढ़ गया, फेंका गया होगा, तो इसका कितना है भाई, है ना, 70 30 40, ये वाला कितना हो जाएगा, 60 जूल। होता क्या है, हमको पता है कि फोटोन्स जो है ना बंडल्स और पैकेट ऑफ एनर्जी है, एक का एनर्जी 5 है तो दूसरा का लेट 5, तीसरा का लेट 5, तो 3 फोटोन्स अगर हो गया तो 5 दिए 15 जूल। इस तरह से लेट यहां पर मैं बोलता हूं कि 10 फोटोन हमारे पास है। कितना फोटोन है, 10 फोटोन। एक फोटोन के पास एनर्जी जो है लेट 7 जूल है। कितना जूल है, 7 जूल। तो टोटल देखिए एनर्जी जो हो गया, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन देखिए कितना हो जाएगा, एक फोटोन का एनर्जी 7 जूल और टोटल 10 फोटोन है, इक्वल एनर्जी सब में है, तो कितना आ गया देख लीजिए जरा, 10 × 7, आंसर आ गया 70 जूल। लेकिन जब ये धक्का इसको मारता है तो पता है कि नहीं होता, धक्का मारे कुछ फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाता है। बच्चों देखिए, है ना, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में आएगा नहीं इस सिस्टम पे ना, फोटोन एब्जॉर्ब होना या फोटोन्स क्रिएट होना, एटम्स चैप्टर के अंदर बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे कि जो है ना इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, तो एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। कहीं भी एनर्जी एमिट हो रहा हो तो भाई इसका मतलब है कि फोटोन्स निकला होगा, तो फोटोन्स में भी क्रिएटेड। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, एनर्जी, हालांकि एनर्जी एब्जॉर्ब थोड़ा सा अलग चीज है बच्चों, है ना, क्या है, फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाता है भाई, एनर्जी नहीं। समझिए क्या बोलो, फोटोन्स एब्जॉर्ब हो गया, तो बोलोगे सर अगर फोटोन एब्जॉर्ब हो गया जाएगा तो भाई कुछ एनर्जी भी तो खत्म हो गया, तो एनर्जी तो लॉस हो जाएगा। आप बोलो इलास्टिक, तो बच्चों एनर्जी लॉस हो गया ना, लेकिन ये सॉरी नंबर ऑफ फोटोन्स लॉस हो गया थोड़ा सा, तो जो फोटोन्स कम ही निकलेगा ना वो ज़्यादा ताकतवर निकलता है, जिस तरह से मतलब उस तरह से क्या होता है, एनर्जी कंजर्व। जैसे यहाँ पर बताता हूँ 70 जूल है, मैं बोला कि 10 फोटोन्स यहाँ पर टकराता है ना कोलिजन में, लेट 2 फोटोन्स, लेट 2 फोटोन्स गेट एब्जॉर्ब, 2 फोटोन्स गेट एब्जॉर्ब। 2 फोटोन जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो भाई अभी मेरे पास कितना 10 फोटोन, तो बाद में कितना फोटोन्स होगा, तो बोलेंगे बाद में फोटोन्स हो गया कितना, देखिए जरा 10 है ना, 2 को एब्जॉर्ब हो गया, तो अब मेरे पास बचा है यहाँ पर
8 फोटॉन्स। एक फोटोन के पास एनर्जी है लेट इट बी 5 जूल। कितना जूल है? 5 जूल। तो देखिए होगा क्या, टोटल एनर्जी इस साइड ऑफ फोटोन जो है वो हो जाएगा कितना पता है? 8 × 5 = 40 जूल। देखिए आपको समझ में आ जाएगा बड़ा बढ़िया से। एनर्जी इधर 100 है, इधर भी कितना है? 100। तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन एनर्जी इज कंजर्व, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स जो ना इट्स मे और मे नॉट बी कंजर्व है। कंजर्व ऐसा कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो टकराने में हम माने कि 2 फोटोन एब्जॉर्ब कर गया, तो यहाँ 10 फोटोन 7 जूल लेकर के 70 जूल यहाँ है। यहाँ पर ही फोटोन 2 घट गया, 8 ही फोटोन्स है, 55 जूल लेकर करके 40 जूल है। तो एनर्जी इधर इधर हो गया। देखिए कोलिजन में एनर्जी कंजर्व्ड है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स इज नॉट कंजर्व्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 फोटोन्स है, यहाँ पर कितना फोटोन्स है? 8 फोटोन्स। तो ये भी होता है कि कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाए या फिर कुछ क्रिएट भी हो जाता है। तो ये रहा बच्चों पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि फोटोन्स के बारे में और जो भी हम लोग डिस्कशन किए सारा कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेडिएशंस के बारे में, जहां पर इंटेंसिटी और एनर्जी को जरा डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ताकि उसके आगे जो भी ग्राफ्स हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर के अंदर, बहुत सारा ग्राफ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे क्या होता है, तो सब कुछ ना समझ में आएगा कि भाई इंटेंसिटी बढ़ा दिए, ये घटा दिए, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मैथमेटिकल रूप दे देंगे अगला लेक्चर में, ताकि अगला बार में जो थ्योरेटिकल जो पढ़े ना सब कुछ ग्राफिकल, तो आपको सब लगे कि सब ठीक हो रहा है, सब मुंह माया है सब ठीक चल रहा है गाड़ी। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छे से लेक्चर को प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और बढ़िया से हर एक चीज़ जो बात बताते हैं उसको कहीं लगे तो उसको नोट डाउन करिए, रेड पेन से बॉक्स बनाइए, ताकि जो है एग्जामिनेशन टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकें। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।